दैट मींस कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली हमारा क्या होता है, स्टर्नम होता है। लेटरली किसी भी ऑर्गन्स का क्या है, रिब्स, जैसे ह्यूमन बींग्स का बात करें तो एक लॉजिक तो समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गन्स का माउथ जिस तरफ होगा वो वेंट्रल सरफेस होगा, उसके अपोजिट डॉर्सल सरफेस होता है। हमारे पास 159 mm ऑफ ऐसे के आसपास आ जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा हाई डिस्ट्रीब्यूशन पाया होगा। तो इसीलिए हमारा जब एल्वलाई के पास आया तो एल्वलाई में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था, जब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर आया। तो तुम्हारे पास है ये रीजन को हम फेरिंक्स बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट एक बार एग्जाम में एक बार और ये डायरेक्ट पूछा था स्टेटमेंट वाइज में, ये फ्रंटल है और पीछे हमारा क्या है, फ्रंटल है, इसीलिए हमको वेंट्रल बोल रहे हैं। हमको अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब देख सी डिफरेंस है इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि जिस तरीका का अभी नीट का पैटर्न चल रहा है तो लेवल हाई आ रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, या के बाद यहाँ से हमारा क्या है, एक लंग्स का हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि ये लंग्स यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। और यही मसल्स अगर अंदर में होगा, दो रिब्स के बीच में जैसे बाहर में कुछ मसल्स है, उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं, इसके अंदर वाले मसल्स को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब पॉइंट हमारे CO2 को हटा के ऑक्सीजन हटा के HCO2 बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म किया। अब हमारे हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वन शॉट। बेसिकली ये इस लेक्चर को मैंने डिजाइन थोड़े से अलग तरीका से किया है ताकि अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो उसके बाद आप इस लेक्चर को रिवीजन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने क्या किया है 10 से 12 शॉर्ट्स बनाया है, जो 50 सेकेंड, 10 सेकेंड, 19 सेकेंड या फिर बोल सकते हो कि 10 मिनट के ओवरऑल में मैंने ये सारे चैप्टर का शॉर्ट्स भी बना दिया है। तो तुम क्या करो, पहले इस चैप्टर को डिटेल में देखो। जब तुम डिटेल में देखोगे इस चैप्टर को तो उसके बाद जब तुम नोट्स इसका बना लोगे तो जब तुम्हारा रिवीजन का टाइम आएगा तो तुम शॉर्ट्स में जाके तुम इस चैप्टर का रिवाइज कर लो। मैं प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स का भी एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने इस तरह से इस लेक्चर को फ्रेम किया है ताकि तुम फ्यूचर में अगर तुम ऐसे समय में रहो जब तुमको कुछ ऐसे पढ़ने के मूड में नहीं रहो तो तुम शॉर्ट्स देख के भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव है इस चैप्टर को तुम्हारे दिमाग में फिट कराना। हाँ, बशर्ते इस चैप्टर को तुमको पढ़ने के लिए बोर्ड का उपयोग में ही मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो पर कंटेंट में कमी नहीं होगा, ये मेरा एश्योरिटी है। और तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लिटरली पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, पर मेरे को फोकस है कोर जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कंटेंट में कमी नहीं किया है। अगर आप लेक्चर ऐसा चाह रहे हो जो कंसाइज हो, है ना, तो हम बात करते हैं कंप्लीट वन शॉट, नॉट वन शॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट वन शॉट, जहाँ पे तुमको सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिलेगा आराम से। और मैंने इस लेक्चर को मल्टीपल डेज टाइम लेके रिकॉर्ड किया है, मतलब कि एक दिन में मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं किया है। ताकि होता क्या है कि अगर एक दिन में आप करते हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को फास्ट भगाते हो, पर हमने क्या किया है हर एक टॉपिक के लिए इंडिविजुअल डेज दिया है, और ताकि आपको उस लेक्चर का एफिशिएंटली, मतलब हर एक दिन का एफिशिएंटली मिल सके। तो मेरा ये बोलना है कि इसमें तुमको सारे कंटेंट मिलेगा। नीट का अगर तुम तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग का कर रहे हो या पैरामेडिकल का कर रहे हो, एम्स पैरामेडिकल में 11-12 का आता है, बाकी सब में बेसिकली 9-10 के पूछे जाते हैं। तो अगर तुम एम्स पैरामेडिकल, नर्सिंग का या नीट का कर रहे हो तो तुमको ये कंटेंट तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन को मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। देखो होता क्या है कि एनसीईआरटी लाइन को याद करना आसान नहीं है, पर अगर तुम उसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे, उसके माइंड मैप्स बना लोगे, उसको डायग्राम में तुम बना लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता है चीज़ों को याद करना, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर मैनर में नहीं रहेगा तो तुमको याद भी नहीं होगा। तो हमारा बोलना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने अवेलेबल किया है, उसका मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगा। दैट मीन्स के काम तो बहुत पहले से चल रहा था, पर वही है कि एक समय ही आना है ना जब पूरा प्रिपरेशन हो जाता है चीज़ें को। तो मैंने इसको वन शॉट में बना दिया, तुम आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है। और अगर इस लेक्चर को कोई 5 लोग भी अच्छी तरीके से एफिशिएंटली देख रहा होगा तो मेरा काम हो गया, क्योंकि ना तो मेरा कोई बैच है, ना तो कोई मेरा PDF है, ना तो मेरा कुछ है। ये है बस, ये चैनल है और इसके माध्यम से ही मैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ करूँगा, क्योंकि मेरा ये पैसन है ना। तो ये बात समझो, और तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिल भी रहा है, ठीक है। क्योंकि इतना कम समय में आई थिंक कि अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है इस चैनल का और तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखो टाइम एफिशिएंट मतलब इस लेक्चर का टाइम एफिशिएंट बहुत कम होगा। दैट मीन्स कि आप तुम सीधा समझो कि बहुत कम समय में हम लोग बहुत सारे कंटेंट को इसके अंदर कवर कर रहे होंगे और वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको कौन देख सकता है? अगर तुम 11th में हो तो तुम आराम से देख सकते हो, पर बशर्ते तुमको लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा, है ना। तुमको चिप्स का पैकेट लेके बैठना नहीं होगा। पर अगर तुम ड्रॉप लिए हो, अगर तुम पहले पढ़े हो, तो तुम चिप्स का पैकेट गाना मतलब क्या है कि साइड में बज रहा है तो कभी बार तुम नोट्स बना सकते हो, मतलब कि पूरा लेक्चर नहीं देख सकते हो। तो अगर तुम रिवीजन करने के लिए देख रहे हो तो उसको 1.5x या 1.2x पे देख सकते हो। तुम ड्रॉप लिए हो तो तुम इसको देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीका से। हम लोग लेक्चर के ड्यूरेशन को थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, मतलब कि जल्दी जल्दी लेक्चर आपके पास आएगा, ठीक है। ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क इशू तुम्हारा लेक्चर नहीं आ रहा था, पर मैंने प्रॉमिस किया था जब तुम 10th में थे कि मैं लेक्चर को दूंगा। तुम कोई भी रीजन में हो, अगर तुमको मेरे से पढ़ना है तो तुम्हारे पास लेक्चर मेरा आ रहा होगा। अब बोलोगे कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है?
ऑफलाइन में जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो यहाँ पे बैठ के नोट्स बनाते हैं, एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत कम चांस होता है कि क्लास एब्सेंट करने का, जिसके कारण से उसका प्रॉपर मैनर में नोट्स बनता है। मान लो कि मैं तुमको बोल दूँ कि तुम्हारे पास क्या है कि पूरा नीट का मटेरियल मैं फ्री दे दूँ यूट्यूब पे, तुम क्या करो, तुम बस दिमाग में यही सोचो कि हमारे पास पूरा नीट का मटेरियल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सोच के तुम्हारा नीट का मटेरियल का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए टाइम का बाउंड्री देखते हुए तुम बोर्ड का तैयारी करो या नीट का तैयारी करो या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि अगर तुमको सब चीज़ मिल जाने से तुम सब चीज़ कर नहीं लोगे, जब तक तुम उसको करोगे नहीं तो जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास सब चीज़ अवेलेबल है तो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जब तक तुम अपना मेमोरी में नहीं लाओगे तो कोई फायदा थोड़ा ना होगा। अवेलेबल तो हर चीज़ रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम, वो तुम्हारा निकलते जा रहा है ना। तो इसीलिए ये सोच के नहीं बैठना है कि अभी टाइम है, फास्ट अपना काम करो, जल्दी लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करो, नॉन एकेडमिक काम करना है जल्दी करो, ठीक है। तो इस लेक्चर का कुछ मैंने बातें बताया कि इस लेक्चर को का फ्लुएंसी कैसे रहेगा, कैसे इस लेक्चर का जाएगा। तुम भी आराम से इसको पॉज कर करके देखना। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको एक बार में ही देख लो बैठ के, 1 घंटा देखो या फिर 20 मिनट देखो और 5 मिनट का गैप लो, 20 मिनट देखो, 5 मिनट का गैप लो। कि अगर तुम चाहते हो कि ऑफलाइन आके पढ़ना तो तुम आके पढ़ सकते हो। मैं सारा रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा जो तुम्हारा 2-3 चैप्टर का जो तुम्हारा छूटा होगा, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू जो क्लासेस में हो रहे हैं वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभार सब चीज़ होने के बावजूद भी ऑफलाइन डिसिप्लिन नहीं बन पाते हैं। तो अगर तुमको आना है, जुड़ना है, क्योंकि यहीं पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, जितने भी नीट के क्वेश्चन हो गया, जितना भी मैं DPPs होता है सब यहीं पे स्टूडेंट लोग करते हैं। तो अगर तुम इस तरह से जुड़ना चाहते हो तो आके जुड़ो, ठीक है। तो स्टार्ट करो लेक्चर को और आराम से इसका नोट्स बनाते अच्छी तरीके से इस लेक्चर को देखना, फोकस होकर देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर को देखना नहीं, फोकस करके देखना और चीज़ों को समझना, और बीच बीच में NCERT को रीड करते जाना। तो बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे फंक्शंस करते हैं, आखिर उसका क्या काम है, ये आपको NCERT में मिल जाएगा। डेट मीन्स कि अगर आप पेज नंबर 184 निकालोगे तो आपको टॉपिक क्लास 11 पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है हम लोग NCERT के 5 से 6 लाइन को डायग्राम के रूप में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये है ना, ये पेयर्स में होता है। ये कितना होता है? पेयर्स में। तो ये हमारे पास क्या है? पेयर में। और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, एयर पास कर रहा है। एयर पास कर रहा है तो अगर कभी कभार नीट में बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसके पैसेज से आया हुआ है कि ये जो हमारे पास पैसेज हो रहा है एयर का, वो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल पैसेज में जाएगा। मतलब इस रीजन में, ये वाला जो रीजन देख रहे हो इसको बोल रहे हैं नेसल पैसेज। उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि नाक के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ इस चैम्बर को बोल रहे हैं नेसल चैम्बर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, फिर नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर NCERT लिखता है कि वो ओपन होता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स फिर ओपन होता है फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोल रहा है, और लैरिंग्स को क्या बोल रहा है, वोकल कॉर्ड जिसको वॉइस बॉक्स बोल रहा है। हमारे पास कुछ एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जहां पे तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ से एयर अंदर गया, एयर अंदर गया तो वी नो डैट कि एयर हमारा अंदर गया, नेसल चैम्बर से पास हुआ। उसके बाद ये वाला रीजन को इवुला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से एयर पास होने के बाद ये रीजन में आया, और ये रीजन जो तुम्हारे पास है, ये रीजन को हम फेरिंग्स बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट एक बार एग्जाम में एक बार और ये डायरेक्ट पूछा था स्टेटमेंट वाइज में। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये फ्रंटल है और पीछे हमारा क्या है, फ्रंटल है, इसीलिए हम इसको वेंट्रल बोल रहे हैं। RAL आ रहा है, इसलिए हम इसको फ्रंटल से याद रख लेना कि इसको हम वेंट्रल बोलते हैं, पीछे को डॉर्सल बोलते हैं, ऊपर को एंटीरियर बोलते हैं, नीचे को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो ये सारा की पॉइंट तुमको फिजियोलॉजी में दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास टर्म है कि इसको हम लोग एपिग्लॉटिस और इस रीजन को ग्लॉटिस बोल रहे हैं। ये एक ऐसा रीजन होता है कि जब तुम लोग खाना खाते हो तो उस वक्त ये हमारा क्या होता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। तो ये हमारा विंड पाइप है, कवर होना बहुत जरूरी है। और ये वाला रीजन से हमारा फूड पास होता है, जिसको हम बोल रहे हैं इसोफेगस। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फिर से एग्जाम में आया था, सी शेप कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ये इनकम्प्लीट होता है और NCERT में लिखा हुआ है डॉर्सली प्रेजेंट है। कैसा है, ये डॉर्सली प्रेजेंट है। तो इससे से सारा बात समझ में आ जाता है कि आगे हमारा क्या है, ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये रीजन हमारे पास वेंट्रल है और ये डॉर्सली इनकम्प्लीट है। कैसा है, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है। तो डॉर्सली कैसा है, इनकम्प्लीट है। और हमारे पास ये वेंट्रली प्रेजेंट है, डॉर्सली इनकम्प्लीट है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। फिर से सुनो, डॉर्सली इनकम्प्लीट है मतलब कि ये हमारे पास पीछे इसोफेगस है इसलिए इनकम्प्लीट है।
आगे ये क्यों प्रेजेंट होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन केस की अगर एयर अब्सेंस भी होता है तो हमारा जो ट्रैकिया है विंड पाइप कोलैप्स ना हो, उससे वो प्रिवेंट करके रखता है। उसके बाद ये साउंड बॉक्स जो होता है जो 9 कार्टिलेज का बना होता है जिसको लैरिंक्स बोल रहे हैं। फिर से देखो एयर हमारा यहाँ पे आया, फूड इसोफेगस में गया। फूड अगर इसोफेगस में जा रहा है तो ये हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस को कवर कर लेगा। ये हम लोग सर्कल टाइप को लैरिंक्स को दिखा रहे हैं जो 9 कार्टिलेज का बना हुआ है। फर्दर हमारे पास जो क्या होगा, एयर यहाँ से पास कर रहा है, पानी भी पी रहे हो, खाना खा रहे हो तो इसोफेगस से पास हो रहा है, उस वक्त हमारा ग्लॉटिस कवर्ड है। अगर एकाएक तुमको अगर हंसी आ गया या फिर तुम बात करो तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा नॉस्ट्रल से, नाक से भी पानी आ जाता है, या फिर जिसको सरकना बोलते हैं कि नहीं। तो वो केस में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जिसके कारण से ये चीज देखने को मिलता है। अब देखो एपिग्लॉटिस के बारे में क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। उसके बाद जब हम लोग सोलोइंग करते हैं तो ग्लॉटिस कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, ठीक है। जब हम लोग देखो स्लोइंग करते हैं तो ग्लॉटिस कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और ये था तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट तुम्हारा पैसेज से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एयर सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में जाता है, नेसल पैसेज में जाता है, नेसल चैम्बर में जाता है, फिर लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स, फिर ट्रैकिया। ये पैसेज तो तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अब इसके 4-5 लाइन को हम लोग आगे डायग्राम बना के और समझते हैं, यहाँ तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट एनसीईआरटी में लाइन जो लिखा हुआ है, जो अभी हम लोग देख लिए हैं, ये 3 से 4 लाइन हम लोग देख चुके हैं। अब आगे का लाइन जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इससे नीट में क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले समझना कि हमारे पास ट्रैकिया रीजन है। ट्रैकिया में भी हम लोग समझ गए कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस है, दैट मींस कि ये वाला डायग्राम को अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो ये हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से। उसके बाद ये ट्रैकिया जो होता है ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रेटा पे जाके डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब कि ये 1 2 3 4 मान रहे हैं तो यहाँ 5th थोरैसिक वर्टिब्रेटा है, जहाँ पे वर्टिब्रा जिसको बोल रहे हैं वहां पे हमारे पास राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब कि ये हमारे पास क्या है जो डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये डिवाइड कहाँ पे करता है, T5 रीजन पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास ये कट एंड ऑफ रीफ है और ये हमारे पास डायफ्राम है। ये वाला रीजन जहाँ पे हमारे पास देखो कि थोड़ा सा ये हमारे पास लेफ्ट लंग्स जो होता है यहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे टोटल कितने लोब्स है, 3, मतलब इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लोब्स बोलते हैं। यहाँ पे कितना लोब्स बनेगा, 2 लोब्स बनेगा, ठीक है। तो वो लोब्स का तुमको नाम याद नहीं रखना, ना फिशर का नाम याद रखना, वो एग्जाम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। कि ये वाला मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं इधर भी हमारे पास है जो लंग्स को कवर कर रहा है, जिसको पैलुरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये वाला रीजन को बोल रहे हैं आउटर पैलुरा और ये वाला रीजन को बोल रहे हैं इनर पैलुरा। जो आउटर पैलुरा होता है वो थोरैसिक लाइनिंग से, एनसीईआरटी लिखता है वो थोरैसिक लाइनिंग से कांटेक्ट है। इनर पैलुरा क्या होगा, लंग्स के सरफेस से कांटेक्ट होगा। ये हमारे पास लंग्स का सरफेस है, इससे हमारा क्या होगा, कांटेक्ट होगा। अब उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये विसरल पैलुला कराएगा, मतलब कि इनर वाला जो लंग्स का रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल पैलुला। उसके बाद हमारे पास ध्यान से सुनना कि ये जो इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड क्या करता है, ये दोनों मतलब कि आउटर और इनर को सेपरेट करके रखता है ताकि फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर सके। मेरा बात समझ में आया, ये आउटर और इनर को सेपरेट करके रखता है ताकि हमारा ये क्या है, फ्रिक्शन ना हो आपस वाले रीजन में, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड, पैलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये कार्डियक नॉच यहाँ पे बन जाता है क्योंकि हार्ट के प्रेजेंस में ये भी कभी बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था। 1-2 चीज और याद रखना कि हमारे पास ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है हमारे पास अंडरगो डिवीजन करके, सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी टर्सरी में और ब्रोंक्यूल्स में। तो ये कुछ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम था, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए, इससे एक नीट में ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और इससे बनने का ज्यादा चांस है। बाकी लोब्स का नाम नहीं पूछता है। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं। तो लंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो लंग्स क्या होता है, ध्यान से समझना। लंग्स हमारे पास 2 है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। लंग्स जिसके अंदर है जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और राइट और लंग्स और लेफ्ट लंग्स में क्या बेसिक डिफरेंस है वो इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि जिस तरीका का अभी नीट का पैटर्न चल रहा है तो लेवल हाई आ रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं राइट और लेफ्ट लंग्स में क्या अंतर है। सबसे पहला याद रखना है कि राइट लंग्स में 2 हमारे पास कितने लोब्स है, 3 लोब्स है, पर वहीं पे लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। 3 फीसर होते हैं। 3 फीसर मतलब कि ये लाइन जो सेपरेट कर रहा है लंग्स को, इसको फीसर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल फीसर, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीसर।
यहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ एक फीचर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फीचर। यहाँ पे दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और यहाँ पे हमारे पास होते हैं सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब्स। दो बातें और याद रखना है, हमारे पास हॉरिजेंटल फीचर सिर्फ होते हैं जो राइट लंग्स में। देखो हॉरिजेंटल फीचर जो है सिर्फ राइट लंग्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फीचर है। हमारे पास सिर्फ एक फीचर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये वाला फीचर जिसको बोल रहे हैं ऑब्लिक फीचर। ऑब्लिक फीचर हमारे पास इसमें भी प्रेजेंट है, तो तुमसे पूछेगा कौन सा फीचर दोनों में प्रेजेंट है, ऑब्लिक फीचर, और हमारे पास दोनों में प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट दोनों में। वहीं पे हॉरिजेंटल फीचर जो हमारा होता है वो सिर्फ हमारा राइट लंग्स में प्रेजेंट होता है, और दो फीचर है यहाँ पे राइट लंग्स में 3 लोब्स, दो फीचर क्या कर रहा है, 3 लोब्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक फीचर है जो 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, एक को सुपीरियर लोब बोल रहे हैं, एक को इंफीरियर लोब, और यहाँ पे सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसका साइज, लेफ्ट लंग्स का साइज थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि हार्ट के पोजीशन के कारण, जिस नोच का क्या नाम है, कार्डियक नोच, बहुत बार नीट में पूछा भी है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा लंग्स के बारे में, तो तुम इसको नोट कर लो। रेस्पिरेशन को लेके तो हमारे पास क्या होता है, इसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स कि सबसे पहले अगर एक ह्यूमंस है तो वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे गैसेस का अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है। अलग अलग कॉम्पोजिशन होने का मतलब कि बहुत सारे गैसेस के अलग अलग कॉम्पोजिशन है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल अलग है, नाइट्रोजन का लेवल अलग है, सबका पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग है। तो इस बात पे हमको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो एयर है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है हमारे पास अलग अलग कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि हमारा बॉडी क्या करता है कि वही गैसेस को लेगा जो हमारा बॉडी के लिए काम के लिए, और वो गैस हमारे लिए क्या, ऑक्सीजन है। तो क्या समझते हैं हम लोग कि क्या CO2 का क्या रोल है और ऑक्सीजन कैसे हमारे बॉडी में आ रहा है। सबसे पहले हमारे बॉडी में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोल रहे हैं, और उसका पहला पार्ट इंस्पिरेशन। दैट मीन्स कि तुम ऑक्सीजन को बॉडी में ले रहे हो, दैट मीन्स कि एयर को ले रहे हो। जब तुम्हारा एयर आया नॉस्ट्रिल से अंदर, तो उसके बाद हमारे पास लंग्स होते हैं। लंग्स में होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं एल्वुलाई। वो एल्वुलाई करते क्या है कि वो एल्वुलाई हमारे बॉडीज की एयर को लिए, ध्यान से देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर टाइप का, जैसे हमारे पास ये लंग्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। लंग्स में बहुत सारे हमारे पास एल्वुलाई होते हैं जिसको हम लोग बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होते क्या है, ध्यान से समझना। वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होते हैं। गैसेस का एक्सचेंज होने का मतलब, जैसे हमारे पास ये एल्वुलाई है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन अंदर जाएंगे और CO2 बाहर जाएंगे। रीजन क्या, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास कैपिलरीज जो है यहाँ पे, ये हमारे पास जो कैपिलरीज है वो क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में 3 चीज होते हैं। एक होते हैं ब्लड वेसल्स, एक होते हैं हमारे पास वेन्स। दैट मीन्स कि ब्लड वेसल्स 3 तरह के, वेन्स, कैपिलरीज और आर्टेरीज। कैपिलरीज का काम होता है एयर को एक्सचेंज कराना। वेन्स का काम क्या होता है, ब्लड को कैरी करना छोटे छोटे लेवल पे, जहाँ पे सेल्स लेवल पे भी हमारे पास कौन कैरी करवाते हैं, वेन्स। आर्टरी जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारा ब्लड को भी कैरी करते हैं, पर हम बोल सकते हैं वेन्स सेल्स लेवल पे भी लेके जाते हैं। आर्टरी टिश्यू लेवल पे गए तो वेन्स हमारा सेल लेवल पे गए। यहाँ पे टॉप हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कैपिलरीज, मैंने एक कैपिलरीज को बनाया। यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज है, मैंने एक एल्वुलाई को दिखाया। ये डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो कि ऑक्सीजन जो है अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। क्या रीजन है यहाँ के, एल्वुलाई से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। CO2 बॉडी में आया कहाँ से? सबसे पहले समझना कि हमारा बॉडी में एयर जब अंदर आया तो यहाँ पे बहुत सारे गैसेस थे, और उसमें से भी क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एज कम्पेयर टू अदर गैसेस ज्यादा है। तुमको पता है कि नेचर में CO2 ज्यादा होता है, सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO2। तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसीलिए तुमको पता होना चाहिए कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आया होगा। तो इसीलिए हमारा जब एल्वुलाई के पास आया तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था। जब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर आया। CO2 हमारे पास क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। CO2 की कहानी अभी थोड़ा सा वेट करना। ऑक्सीजन हमारे पास हार्ट के पास आया होगा। हार्ट हमारा क्या करता है, पंपिंग करता है। दैट मीन्स कि सारा ब्लड जो आता है हमारे पास वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। तो ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब उसके बाद वो क्या होगा, कोई भी हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू यहाँ पे आएगा, ब्लड वेसल्स में आएगा, और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स कि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि जब हमारा वो कोई भी सेल्स के पास आएगा तो सेल्स में हमारे पास ग्लूकोज जो आ रहा है, जो एक सिंपल फूड है, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं ATP, और ATP के साथ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O।
H2O तो ठीक है हमारा बॉडी के लिए, लगभग CO2 एकदम टॉक्सिक होता है हमारा बॉडी, उसको एलिमिनेट करना जरूरी समझता है, तो CO2 क्या करेगा, वो एलिमिनेट करेगा। CO2 हमारा बॉडी से एलिमिनेट हुआ, अब इसी को हम बोल दिए कि ब्लड में CO2 प्रेजेंट है, इसलिए बोल दिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि बॉडी हमारा CO2 को बना रहा है, इसलिए एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन कंटिन्यूसली हमें ऑक्सीजन चाहिए, CO2 नहीं चाहिए। अब उसके बाद पॉइंट हमारे पास है कि ये CO2 हमको डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब हमारा हार्ट में जाएगा, हार्ट से हमारे पास ये कैपिलरीज से फिर से ये बाहर जाएगा, क्योंकि इस कैपिलरी के रीजन में CO2 का मात्रा ज्यादा है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास एल्वुलाई में चल जाएगा और वो हमारा नॉस्ट्रिल से बाहर चला जाएगा। अब इस प्रोसेस पे हम लोग क्या क्या देखें, इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग इंस्पिरेशन किए और लास्ट वाला प्रोसेस के थ्रू एक्सपायरेशन हो रहा है, दैट मींस कि गैसेस एक्सचेंज, दैट मींस कि जो गैसेस हमारा यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो रहा है वो भी बाहर जा रहा है, तो उसको भी हम एक्सपायरेशन बोल रहे हैं। पर यहाँ से जो हमारे पास CO2 जा रहा है वो भी हमारा गैसेस के रूप में बाहर ही जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रीदिंग, जिसके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है। इंस्पायरेशन में सांस को लिया जा रहा है, एक्सपायरेशन में सांस को छोड़ा जा रहा है, जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन। तुम्हारे रूम में अगर खिड़की लगा होगा तो उससे हवा आता जाता है ऐसे कि जाता भी है, इसलिए यहाँ पे हम वेंटिलेशन वर्ड भी यूज करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस की इंस्पायरेशन एक पहला प्रोसेस है हमारे पास, और रिमूविंग ऑफ CO2 जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस को। दूसरा प्रोसेस अभी भी हमारे पास, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हार्ट से ब्लड वेसल्स के पास जा रहा है, दैट मींस कि गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोलेंगे, तीसरा प्रोसेस। अब यहाँ पे तुम देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट मींस कि इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से CO2 बना, 38 ATP बना, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसीलिए रेस्पिरेशन को बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है और केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है। केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, पहला ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पांचवा प्रोसेस जो हमारे पास है वो हमारे पास केमिकल प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। आई होप कि आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नंबर में हमारे पास कुछ कंडक्टिंग जोन है और रेस्पिरेटरी जोन है, जो हमारा सीधा बोल सकते हो एक डिटेल स्ट्रक्चर है, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रोंकाई क्या है, फिर उसके बाद इनर्शियल ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या है, एल्वुलाई क्या होता है। तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तुम एनसीईआरटी खोल के आराम से देखो, तुमको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो हम लोग इससे पहले कवर कर चुके हैं 184 पेज नंबर का। तो हमारे पास पहला लाइन जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास ये जोन जो हमारे पास है, दो जोन है। सबसे पहले समझना, एक जोन को हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टिंग जोन और एक को बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। एज पर शब्द का जो हमारा कंडक्टिंग है उससे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमारा एयर पास हो रहा है, और रेस्पिरेटरी क्या करेगा, गैसेस को एक्सचेंज कराएगा, मतलब कंडक्शन हो रहा है एयर का। एयर उस लायक बन रहा है जिस लायक में वो गैसेस एक्सचेंज करने के लायक हो। उस लायक बनाने के लिए वो कौन बना रहा है, कंडक्टिंग जोन। कैसे कर रहा है, ध्यान से समझना। हम जैसा कि एक बात बताए थे कि हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास ट्रैकिया था, ठीक है, हमारे पास ये ट्रैकिया था, और ये ट्रैकिया के बाद यहाँ से हमारा क्या है, एक लंग्स का हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि ये लंग्स था। यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड थे, फिर एल्वुलाई में डिवाइडेड था। इसी स्ट्रक्चर को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम करके यहाँ पे बनाए हुए। अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग जूम करके बना रहे हैं, डेट मींस कि हम लोग ये स्ट्रक्चर को यहाँ देखने वाले हैं एक अलग से। मैंने बोला था कि ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज होता है, दैट मींस कि एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो सी शेप होता है, और वो हमारे पास, मैंने बार बार बोला कि ये हमारे आगे का जो पोजीशन है वो एक वेंट्रल, तो वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। ये भी नीट में आ सकता है कि हमारा वो जो कार्टिलेज होता है वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, दैट मींस कि ये इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। पीछे हमारा इसोफेगस है, आगे हमारा ट्रैकिया है, मतलब आगे हमारा विंड पाइप है, पीछे हमारा फूड पाइप है। तो ये वाला जो होगा हमारा ऐसे प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होगा, दैट मींस कि हमारा ये वेंट्रली प्रेजेंट होगा, डॉर्सली एब्सेंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट ये है कि कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या बात नीट के लिए और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला चीज, जो कंडक्टिंग जोन है वो टिश्यूज, किस टिश्यूज का बना हुआ है, सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। बात यहाँ पे है कि सिंपल सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम से अगर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टिश्यूज चैप्टर में तुम टिश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, पर सिलेटेड जहाँ पे आ गया वहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा, दैट मींस कि सी है वहाँ मूवमेंट हो रहा होगा चीजों का। जैसे कि यहाँ पे जब तुम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर लेते हो तो एयर में हमारे पास कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, तो
तो उसको कौन फिल्टर कर रहा है? कंडक्टिंग पार्ट। फॉरेन पार्टिकल्स को भी क्या कर रहा है? वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स रेस्पिरेटरी जोन जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसके लिए वो फिल्टर कर दे रहा है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर दे रहा है। तो कंडक्शन करा रहा है एयर किसके लिए? रेस्पिरेटरी जोन के लिए। क्लियर कर रहा है कंडक्टिंग एयर को फॉरेन पार्टिकल से। तीसरा, एयर को ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब कि उस लैग से बना रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, उसमें नमी ऐड कर रहा है। तुम अभी हमने एयर को ऐसे नॉस्ट्रल से या फिर माउथ से जब रिलीज करोगे तो देखोगे कि हॉट एयर है, थोड़ा सा वार्म एयर निकल रहा है। वी कांट यूज हॉट वर्ड, यहाँ पे होगा वार्म एयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेंटेन ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्शन अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा मेंटेन कौन कराता है? कंडक्टिंग जोन कराता है। 4 फंक्शंस, पहला हमारा क्या कर रहा है? ये कंडक्शन कराता है एयर का रेस्पिरेटरी जोन तक। सेकेंड फंक्शंस, कंडक्टिंग एयर को क्या कर रहा है? फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट मींस कि फॉरेन पार्टिकल्स को एयर होते हैं ना हमारे नॉस्ट्रल्स में जो हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। तो तीसरा चीज ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। चौथा चीज मेंटेन हो रहा है एयर टेम्परेचर का कंडक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का क्या तुम्हारा बताया गया है कि तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, मतलब यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से स्टार्ट हो रहा है और हमारा वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जा रहा है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ट्रैकिया है, ये हमारे पास है ना, देखो ध्यान से, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स है। ब्रोंकियोल्स भी 2 पार्ट में, एक इनर्शियल ब्रोंकियोल्स होता है जो स्टार्टिंग वाला है और एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है। इससे नीट में एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि हमारा जो सी शेप कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ट्रैकिया टू इनर्शियल ब्रोंकियोल्स, मतलब सिर्फ वो यहीं तक होगा, इनर्शियल लेवल पे होगा, इस लेवल पे सिर्फ होगा, इसी को बोल रहे हैं इनर्शियल ब्रोंकियोल्स। मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में हमारा क्या होगा? जो हमारा सी शेप कार्टिलेज है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी जोन में। रेस्पिरेटरी जोन जो होता है, जिस तरह से ये हमारे पास सिंपल सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम का बना हुआ है, ये हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ है। इसका काम होता है गैसेस का डिफ्यूजन कराना। इसका काम होता है गैसेस का डिफ्यूजन कराना। जैसा कि तुम देख पा रहे होगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास ये रेस्पिरेटरी जोन है, डिफ्यूजन गैसेस का कराएगा, तो यहाँ पे एल्वुलाई प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? एल्वुलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, एक तरह से देखो एल्वुलाई का काम क्या है, एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ तक तो एयर उस लायक बन रहा है कि रेस्पिरेटरी जोन में जाके एक्सचेंज हो, गैसेस का एक्सचेंज हो, उस लायक बन रहा है कि किस तरीका से हमारा गैसेस को एक्सचेंज करना है, कि कौन सा गैसेस हमारा अंदर जा रहा है, उसको ह्यूमिडिफाई करना है। ये हमारा कौन कर रहा है? कंडक्टिंग, ये जो कंडक्ट कर रहा है यार, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग है, यहाँ से यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी है। यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, कुछ एल्वुलर डक्ट्स होते हैं और एल्वुलाई लास्ट में बहुत सारे मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। हम कुछ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। मेरा तुमसे ये बोलना है कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी जोन होते हैं वो काम क्या करते हैं? एक्चुअल डिफ्यूजन कराते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड, मतलब कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब कि जो एयर आ रहा है उससे ऑक्सीजन को देंगे टिश्यूज में, ब्लड में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई को, तो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और जो लिखा हुआ है इसीलिए ताकि तुम्हारा कम समय में कवर हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे लिख के ही पढ़ा रहे हैं, तो ये वाला जो चीज़ है ये तुम्हारा कम समय में कवर हो जाए। हमने सारा बात को डिस्कस किया, ध्यान से समझो, एनसीईआरटी लाइन को पढ़ो, उसके बाद सारा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। रेस्पिरेटरी जोन के एल्वुलाई को देखेंगे कि एल्वुलाई में क्या क्या बात तुमको पता होना चाहिए। हमारा जो एल्वुलाई होता है वो टिश्यूज, किस टिश्यूज का बना होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, देखो हम लोग समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट को। तुम इसको लिख सकते हो, कैसे लिखना है, जो स्टार्टिंग में जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो। उसके बाद तुम स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई को लिखो, मतलब इधर वाला पॉइंट पहले लिख लेना, डायग्राम बना लेना, उसके बाद तुम ये वाला पॉइंट को नोट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स को भी डाल देंगे, तो आराम से फोकस करके देखना। हमारे पास एल्वुलाई जो होता है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज का है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा एक एल्वुलाई को बना है, मिलियंस ऑफ एल्वुलाई है, पर हमने एक एल्वुलाई को देख रहा है, जहाँ पे हमारे पास क्या ये एल्वुलाई जो है इसके आसपास ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं। हमने एक ब्लड वेसल्स को बनाया है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी से आ रहा है, पूरा बॉडी से आ रहा है। अब ये जो पूरा बॉडी से आ रहा है तो ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजेगा, मतलब एल्वुलाई के पास भेजेगा। एल्वुलाई कहाँ भेज देगा? कंडक्टिंग जोन में भेजेगा और नॉस्ट्रल से बाहर आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे जो हमारा नॉस्ट्रल से एयर में जो ऑक्सीजन आया है वो हमारा इस कैपिलरीज में आएगा, कैपिलरीज से फिर ब्लड वेसल्स से हमारे हार्ट में, हार्ट से हमारा बॉडी टिश्यूज में आएगा। उस तरीका से हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद सीधा से समझना कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है,
पूरा बॉडी से। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एल्वुलाई में जा रहा है जो नॉस्ट्रल से बाहर चला गया। यहाँ पे एयर जो आ रहा था उसमें ऑक्सीजन का मात्रा था, और तुम बोलोगे कि सर CO2 ही क्यों बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन क्यों बाहर आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल प्रेशर। तुमको जैसा पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा है, CO2 का कम है। नाइट्रोजन का बोलोगे उसका भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये पार्शियल प्रेशर है क्या, सीधा समझना, जो गैस हमारा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ का कंडक्शन होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, मतलब जो गैस ज़्यादा होता है उससे कम की तरफ हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हमारे पास जो ये एल्वुलाई है वहाँ पे हमारा एयर जो आया वहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वहाँ पे अदर गैसेस तो सॉल्युबिलिटी मतलब वहाँ पे नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये बात तुम अभी रिलेट कर लोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जरूर हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्वुलाई में तुमको पता है कि वो एयर एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो एयर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन हमारा कैपिलरीज में आएगा। मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन आया कैपिलरीज में, CO2 यहाँ से बाहर गया, कहीं ना कहीं ये पूरा बॉडी से CO2 आ रहा होगा, तो CO2 इस कैपिलरीज में ज़्यादा होगा इसलिए वो इधर जाएगा। और CO2 जब हमारा इधर जाएगा और ऑक्सीजन हमारा इधर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ से इधर आया, CO2 इस कैपिलरीज में ज़्यादा होगा क्योंकि पूरा बॉडी से आ रहा है तो ये बाहर चल जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है कि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और हमारा लेबलिंग करने के लिए तो तुमको समझना होगा कि हमारे पास 3 लेयर है। सबसे पहले ये कौन सा टिश्यूज का बना हुआ है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का है। इसके बीच में एक लेयर होता है जिसको नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब सेलुलर नहीं होता, वो नॉन सेलुलर होता है। तीसरा पॉइंट, हमारे पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज हमारा ये बड़ा सा जो ब्लड वेसल्स है वहाँ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो तुमसे पूछेगा कितना लेयर है एल्वुलाई में, तो तुम बोलोगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा बोलोगे नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा बोलोगे ब्लड कैपिलरीज। ये तीनों लेयर मिलकर कितना थिकनेस बना रहा है, लेस देन 1 mm। कितना बना रहा है, लेस देन 1 mm। ये नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछेगा तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तुम कितना बोलोगे, 3 बोलोगे। उसके बाद रेट ऑफ, हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे पहले डिपेंड कर रहा है कि मेम्ब्रेन का कितना थिकनेस है। अगर मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। कोई भी चीज अगर मोटा होगा तो उससे तुम हवा जल्दी पास नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज पतला होगा तो उससे तुम हवा जल्दी पास कर सकते हैं। एक टॉवल ले लेना, टॉवल को अगर तुम क्या कवर्ड करके सोए हो तो तुमको ज्यादा गर्मी लगेगा या कंबल से ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो एक मोटा लेयर है। पर तुम एक क्या है कॉटन कपड़ा लेके सोओगे कवर्ड करके तो तुमको अच्छा नॉर्मल कंफर्टेबल लगेगा। इसका रीजन क्या है कि जितना ज्यादा हमारे पास थिकनेस होगा उतना प्रॉब्लम होगा एयर एक्सचेंज में। तो एल्वुलाई के पास हमारे पास जो थिकनेस होते हैं वो लेस होते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि लेस होने के कारण ज्यादा डिफ्यूजन होगा तो थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर मतलब कितना ज्यादा कोई भी गैस प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही होता है। अब ज्यादा प्रेजेंट होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर मान लो कि नाइट्रोजन का ज्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तीसरा चीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तुम्हारे नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी होता है 20 से 25 टाइम ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस का होता है वो CO2 का ज्यादा होता है, ये एक पॉइंट याद रखना। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिफाइन करता है हमारा, इसीलिए हमारा बॉडी बाबू ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी कराता है, क्योंकि ये हमारा जो CO2 होता है वो तो हमारा क्या है मिक्स हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हो प्लाज्मा में मिक्स होकर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर हमारा ऑक्सीजन का कम एफिनिटी होता है प्लाज्मा के साथ, इसलिए वो हमारा आरबीसी मतलब ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन मिलके वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि ब्लड और ऑक्सीजन मिल रहा है तो ब्लड। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक लाइन लिखा हुआ है कि 20 से 25 टाइम ज्यादा होता है हमारा CO2 से। दैट मीन्स कि इसीलिए CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नॉर्मल प्लाज्मा के साथ भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस का तो वो सिर्फ हमारा ब्लड दैट मीन्स कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट होता है, और वो भी क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो हमारा CO2 का बहुत ज्यादा होता है। इसका सीधा रीजन समझना, नेचर ने ऐसा इसको बनाया इसलिए वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा ब्लड जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है आरबीसी के साथ, मतलब ब्लड के साथ, रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि आरबीसी का एफिनिटी बहुत अच्छा है ऑक्सीजन के साथ और हमारा सॉल्युबिलिटी भी कम होता है, इसीलिए वो आरबीसी के साथ बाइंड कर सकता है। सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा है, CO2 का ज्यादा है।
तो ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई और कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। तो तुम इसको नोट कर लो और सारा बात समझ में आ रहा होगा ध्यान से अगर सुनोगे तो, ठीक है। तो इसको लिख लेना। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्योंकि ये चीज़ जो मैं अभी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वही मैं डायरेक्ट तुमको बता रहा हूँ, इसीलिए तुमको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, तो उसको तुम इग्नोर करके अच्छा से लिख लो इसको। सो अब हम लोग यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना। ये जो प्रोसेस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। डैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। डैट मीन्स कि जब तुम सांस लेते हो तो एयर में जो अमाउंट होता है हमारा ऑक्सीजन का उस वक्त ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम लोग का बॉडी क्या करता है, उसको डिफ्यूज करता है इंटरनली। पर जब पूरे बॉडी का जब CO2 बन के बाहर आता है तो उस वक्त हमारा CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेयर, तो नॉस्ट्रल से बाहर आएगा। एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग में कुछ मसल्स यूज होते हैं जैसे कि डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम मसल्स को फेरेनिक मसल्स भी बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह का मसल्स होते हैं। रिबकेज के बीच में जो मसल्स होते हैं, रिबकेज हमारे बॉडी में होते हैं, रिबकेज के बीच में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इस एक्टिविटी को हम लोग एक स्टूडेंट की मदद से समझाएंगे ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आए। इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है डॉर्सली वेंट्रली का, लेटरली का। तो सबसे पहले समझना इसका फेशियल एक्सप्रेशन जिस तरफ है इसको हम वेंट्रली बोल रहे हैं, उसके बाद पीछे वाला साइड इसको हम डॉर्सल बोल रहे हैं। तो हमको एक बात बताओ, जो स्टर्नम इसका इस पोजीशन पे जो रहता है उस स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टर्नम को हम वेंट्रली बोलते हैं, तो वो वेंट्रल पोजीशन पे। रिब्स इसका लेटरली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डॉर्सली इसका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। डॉर्सली इसका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। और उसके बाद लोअर साइड में क्या है, डायफ्राम है। दैट मींस कि रिब केस के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो ये एक्टिविटी था। और एक इंपॉर्टेंट, बैठो जाके और समझो ध्यान से। देखो तो एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि अगर इस अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर इस अरेंजमेंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा ब्रीदिंग में, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। मतलब डेट में सीधा समझना कि अगर सांस लेने में सांस छोड़ने में कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज होते हैं, अगर उस कैपेसिटीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो पूरे पल्मोनरी वॉल्यूम में दिक्कत आएगा। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। और याद रखना कि हमारा जो एरिया जो लंग्स का होता है, अगर एल्वुलाई को बाहर निकाल दिया जाए तो 80 से 100 मिली स्क्वायर एल्वुलाई का एरिया होता है, एज ए फैक्चुअल डेटा। 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं बोथ लंग्स में, 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट है दोनों लंग्स में, ठीक है। तो ये भी एक फैक्चुअल डेटा है। अब उसके बाद समझना कि हमारे पास ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हम लोग समझे। मूवमेंट जो होता है एयर का इन एंड आउट, वो किस प्रोसेस के थ्रू, प्रेशर ग्रेडियंट, दैट मीन्स कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है क्या मसल्स इन्वॉल्व है, डायफ्राम मसल्स, फेरेनिक मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम को फेरेनिक बोल रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे मैं इमेज भी पुट कर दूंगा। देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हमारे तो जो रिब्स के बीच में जो बाहर वाले मसल्स है उसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। जो थोड़े से अंदर वाले, जैसे मान लो कि ये रिब्स के अंदर का मसल्स है, अंदर को इंटरनल बोल रहे हैं, बाहर को एक्सटर्नल बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल का मसल्स के कारण क्या क्या हमारा रोल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इंटरनल कोस्टल मसल्स भी दो तरह के हम लोग बात की, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स कैसे यूज हो रहे थे, सबसे पहले समझना कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे नॉर्मल ब्रीदिंग के समय। मतलब डेट मीन्स कि जब नॉर्मल ब्रीदिंग होता है तो उस वक्त क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा होता क्या है कि थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एयर अंदर चला जाता है। दैट मीन्स कि जब तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उस वक्त कौन वर्क कर रहा है, तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद जब तुम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, उस वक्त आपका फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का एक्सरसाइज होता है, इसलिए बोला जाता है अनुलोम विलोम या एक फोर्सफुल ब्रीदिंग, जो जिसमें ब्रीदिंग रेट आपका फास्टर होना चाहिए या फिर आपको दौड़ना है, तो उस केस में क्या होता है, आपका कौन सा मसल्स वर्क कर रहा होता है, आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब कि रिब केस के बाहर वाले मसल्स भी नहीं, अंदर वाले मसल्स, जिसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं। उस केस में हमारे पास क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग डिटेल में इसको और आगे समझते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यू करके नीट में क्वेश्चन बन जाता है, स्टेटमेंट वाइज भी बन जाता है। ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने दिया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। वहाँ पे तुमको ध्यान रखना होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसका कहाँ में किस में देखने को मिलेगा, कौन सा ऑर्गन्स में। और ये सारे बातें दो बात पे डिपेंड करती है कि कोई भी ऑर्गन्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका हैबिटाट क्या है, मतलब वो कहाँ पे रहता है और वो सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है या ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है।
तो सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन, और ये स्किन जो होता है वो अर्थवॉर्म में मिलेगा और तुम्हारा फ्रॉग है, तो इसको मॉइस्ट स्किन भी बहुत जगह लिखा रहेगा। और इस प्रोसेस को मतलब कि नीट का डायरेक्ट पूछा गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म और फ्रॉग में देखने को मिलता है, और ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू डिफ्यूजन माध्यम के थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिल्स है जिसको बोलते हैं वैस्कुलराइज्ड बैग। जो गिल्स हमारे पास होता है वो एक तरह का वैस्कुलराइज्ड बैग है। इन केस में दैट मींस कि इसको वैस्कुलराइज्ड बैग बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, फिश में देखने को मिलेगा, दैट मींस कि एम्फीबिया में देखने को मिलेगा। एम्फीबिया में भी कौन सा स्टेज में, लार्वल स्टेज में। उसके बाद क्रस्टेशियंस में देखने को मिलेगा। क्रस्टेशियंस में क्या क्या तुम्हारा पूछा जा सकता है, प्रॉन्स एंड क्रैब। ये सारे में वैस्कुलराइज्ड बैग दैट मींस कि गिल्स के थ्रू क्या होता है, ये सारे में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, और इसी को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो सर स्किन से होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और हमारा गिल्स से होता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये बात याद रखना। लंग्स में हम कहाँ पर होगा, एम्फीबिया में होगा, एडल्ट एम्फीबिया में। उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और हम लोग में होगा, मैमल्स में होगा। ये सब में क्या होता है, गिल्स लंग्स के थ्रू होता है। और लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, स्किन क्यूटेनियस। उसके बाद हमारे पास ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स। लंग्स जहाँ पे होगा उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रैकिया में हमारे पास ट्रैकिया जो है, जैसे कि कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा में आ रहा है हमारे पास, उसमें ट्रैकिया ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। वो क्या है, तुम्हारा स्पाइरेकल्स के थ्रू हमारा क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। दैट मींस कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन या स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स बहुत बार नीट में आया हुआ है कि बुक लंग्स स्पाइडर और स्कॉर्पियन में देखने को मिलते हैं। रिसेंट ये नीट 2019 में भी आया हुआ था, डायरेक्ट पूछा गया था कि बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में देखने को मिलते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। पैरापोडिया क्या होता है, एक तरह का नर्सिस होता है, और ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। तो ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नर्सिस एक मैराइन वॉर्म होता है, और ये पैरापोडिया उसमें देखने को मिलता है। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होता है और गैसेस एक्सचेंज में भी मदद करता है। बकल कैविटी फ्रॉग्स में देखने को मिलते हैं, ये तो तुमको पता होना चाहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट था, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें तुमको याद रखना पड़ता है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। समझते हैं आखिर हमारे बॉडी में जो सांस हम लोग लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उसमें कौन सा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे हमारे बॉडी में से ये प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं। तो हम लोग मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज समझना है कि हम लोग सांस जब लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक थोरासिक चैम्बर है जिसके अंदर कुछ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या क्या मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायफ्राम मसल्स, उसके बाद जिसको फेरेनिक मसल्स भी बोलते हैं। दूसरा मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब होता है कि दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हमारे बॉडी में रिब्स है ना, इस रीजन में रिब्स होते हैं। रिब्स जो हमारे पास है और उस रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स होते हैं। वो मसल्स जो आउटर मसल्स है, जैसे कि ये हमारे पास दो रिब्स है, इधर आओ, एक इधर आओ, हाँ यहाँ पे देखो। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारा ये एक रिब्स है, ठीक है, ये हमारा हाथ भी एक रिब्स है, इसका हाथ भी एक रिब्स है, मान लो कि एक ऑर्गन्स का रिब्स है। इसके बीच में जो मसल्स है, ये इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं, जो अगर बाहर रीजन पे मसल्स है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। और यही मसल्स अगर अंदर में होगा दो रिब्स के बीच में, जैसे बाहर में कुछ मसल्स है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं, इसके अंदर वाले मसल्स को बोल रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब पॉइंट हमारे पास यहीं पे है कि ध्यान से समझना, अब इधर आ जाओ, कि हमारे पास पॉइंट है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे पास है ये इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग। बात समझ में आ गया। अब हमारे पास है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, इसमें कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है। कुछ बात और याद रखना कि हमारे बॉडी में जब सांस लेते हैं तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब जहाँ पे एनर्जी यूज होता है, मतलब यहाँ तक सोचो कि सांस लेने में भी एनर्जी यूज होता है। सिर्फ हमारे बॉडी में एक ही प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होता है, जो पैसिव प्रोसेस है, वो हमारा क्या हो गया, सांस छोड़ना। सांस छोड़ना हमारा क्या है, पैसिव प्रोसेस है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है कि सांस हम लोग ले रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है। हमारे पास इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को और समझना कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्रेडियंट क्रिएट हुआ होगा, मींस प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का ग्रेडियंट। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ होगा जहाँ पे हाई टू लो गैसेस का जाना पॉसिबल हुआ। दैट मीन्स कि हम लोग अगर सांस छोड़े तो हमारे लंग्स में क्या हुआ, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। क्या होता है भी तुमको आगे पता चल जाएगा कुछ ही देर में। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे लंग्स में कुछ कैपेसिटीज होते हैं सांस लेने में, कि तुम कितना सांस ले सकते हो, तुम कितना सांस छोड़ सकते हो। अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होना जरूरी है।
तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर का एयर अंदर आ सकता है, हाई टू लो आ सकता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले डायफ्राम मसल्स इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई सांस ले रहा है उसका डायफ्राम मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब डोम शेप कब बनेगा, जब हमारा वो क्या है, सांस छोड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब वो सांस लेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या है, ध्यान से सुनना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में अभी तुरंत बात किए, दो रिब्स के बीच में जो आउटर मसल्स होते हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। जब ये डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके कारण से थोरासिक वॉल्यूम हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल के बारे में क्या होता है हम लोग समझते हैं। इधर आओ जल्दी से आओ। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिजम्स का माउथ जिस तरफ होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, उसके अपोजिट वाले सरफेस को बोलते हैं हम लोग डॉर्सल सरफेस। दैट मीन्स कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली हमारा क्या होता है, स्टर्नम होता है, लेटरली किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, रिब्स, जैसे ह्यूमन बींग्स का बात कर रहे हैं। तो एक लॉजिक तो समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का माउथ जिस तरफ होगा वो वेंट्रल सरफेस होगा, उसके अपोजिट डॉर्सल सरफेस होगा, और हेड जिस रीजन पे होगा उसको एंटीरियर बोलेंगे, उसके अपोजिट में पोस्टीरियर बोलेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का टेल है तो वो भी पोस्टीरियर रीजन में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि जब ये सांस ले रहा है, जब ये सांस लेगा तो डायफ्राम मसल्स पहले क्या था कि इस रीजन में होगा, तो उस केस में क्या होगा कि लंग्स में हमारा क्या है कि स्पेस कम चाहिए, तो ये हमारा क्या रिलैक्स होगा। दैट मीन्स कि डायफ्राम मसल रिलैक्स होगा और ये डोम शेप बनाएगा। जब ये सांस को लेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा ये डायफ्राम मसल्स, उस केस में क्या होगा कि थोरासिक चैम्बर में ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमारा गैसेस ज़्यादा आ सके। तो इस केस में क्या होगा कि थोरासिक चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ थोरासिक चैम्बर का साइज इंक्रीज होता है, जो तुमको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका डैप से याद रख सकते हो कि डैप से हम लोग कैसे याद रखते हैं, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सो में एक पीछे और डॉर्सो, तुम सांस लोगे तो तुमको अभी महसूस भी होगा कि ये क्या ऊपर जा रहा है ना, तो ये इस केस में डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण से क्या होगा कि डिक्रीज होगा इंटरपल्मनरी प्रेशर। इंटरपल्मनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर को बोलते हैं इंटर मींस अंदर, पल्मनरी मींस लंग्स का प्रेशर, जिसके कारण से डिक्रीज होगा लंग्स का प्रेशर। तुम्हारे एनसीईआरटी में 2-3 लाइन लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि विद इन द लंग्स लेस देन होगा, प्रेशर विद इन द लंग्स कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, जिसको नेगेटिव प्रेशर बोल रहे हैं। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एक्सपायरेशन को देखेंगे, फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को देखेंगे। तो हम लोग इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग यहाँ से एक्सपायरेशन के प्रोसेस को समझते हैं। इंस्पायरेशन में क्या क्या देखे, फिर से 1 मिनट में बता रहे हैं। इंस्पायरेशन में सांस लेना था और लंग्स में एक ऐसा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना था ताकि एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाए। और ये नेगेटिव प्रेशर किस मसल्स के कारण क्रिएट हुआ, डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कैसे हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायफ्राम मसल्स पहले डोम शेप से क्या हुआ, फ्लैट हुआ, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। ये फ्लैट क्यों हुआ होगा, क्योंकि सांस लेना है, लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो इसी के कारण क्या होगा कि लंग्स में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। इसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये हो गया रिलैक्स। डायफ्राम मसल जब रिलैक्स होता है इसको रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या था, एक्टिव प्रोसेस, मतलब सांस छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी का यूज नहीं होता है। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे भी डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से यूज हो रहा है। सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ यूज होते हैं और एब्डोमिनल मसल्स, ये हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जब अनुलोम विलोम करते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल मसल्स और उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब पहले ये समझो, डायफ्राम मसल्स हमारा क्या किया, रिलैक्स किया। इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा थोरासिक वॉल्यूम। जब हमारा डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करेगा, दैट मींस कि डोम शेप में आया। जब ये डोम शेप में आएगा तो क्या होगा, लंग्स में जो हमारा प्रेशर क्रिएट होगा वो हाई होगा। तो अब क्या होगा, एक्सपल्जन होगा एयर का, मतलब बाहर एयर निकलेगा। उस केस में क्या होगा, दूसरा मसल्स का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो थोरासिक वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि जब हम लोग सांस ले रहे थे तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज किया, अब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा डिक्रीज हुआ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में और डिक्रीज हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। तब जाके हमारा क्या हुआ, इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ। दैट मींस कि लंग्स के अंदर का प्रेशर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फिर उल्टा लिखा गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने उसको इरेज नहीं किया था, जिसके कारण से अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके कारण से एक्सपल्जन होगा एयर, क्योंकि हमारा एयर हाई से लो जा रहा है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा, एक्सपल्जन होगा एयर का लंग्स से, जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या लाइन लिखता है, या ध्यान से सुनना, ये होता कब है, जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इंटरपल्मोनरी प्रेशर हायर होता है, दैट मींस कि तुम सोचो तुम्हारे लंग्स में पूरे बॉडी का CO2 आ रहा है और वो CO2 का बाहर निकलना है, तो बाहर के CO2 के कंपेयर में तुम्हारे लंग्स में CO2 ज्यादा है तो वो बाहर निकलना चाहेगा। तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर में क्या, गैसेस का प्रेशर हाई है, लंग्स में ज्यादा हाई है, तो वो बाहर निकलेगा और वो कौन सा प्रोसेस निकलेगा, एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू। प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होगा दो मसल्स के कारण, डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में क्या समझे। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसके कारण से क्या हो रहा है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा चैम्बर का साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो डायफ्राम मसल्स क्या कर रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब भी किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है ना। प्रेशर कब घटता है, जब वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए। तो अब प्रेशर जब घटेगा, नेगेटिव प्रेशर घटेगा, तो हमारा क्या है, सांस अंदर हम लोग लेंगे, डेट मीन्स कि इनहेल करेंगे, उसको इंस्पायरेशन बोले। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि हमारा लंग्स के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि डोम शेप बनेगा और डोम शेप में रिलैक्स होगा, और ताकि वहाँ पे हमारा क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो एक्सपल्जन होगा एयर का, एयर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको तुम स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे देखते हैं। एक्सपायरेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, पर तुमको एग्जैक्ट इसका प्रोसेस मैकेनिज्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग इंस्पायरेशन को देखें, एक्सपायरेशन को देखें। फोर्स एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब एक्सरसाइज करते हो, दैट मीन्स कि तुम अनुलोम विलोम करते हो, तो उस वक्त तुम्हारा एब्डोमिनल मसल्स का यूज होता है और तुम्हारा डायफ्राम मसल्स का तो खैर यूज होता है और इंटरकोस्टल मसल्स का तो यूज होता है, पर मेनली किसका होता है, एब्डोमिनल मसल्स। और इंटरकोस्टल मसल्स में भी किसका, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब कि रिब्स के आउटर वाला मसल्स नहीं, रिब्स दो रिब्स के अंदर वाले, मतलब दो रिब्स के बीच में मसल्स बताए थे, जिसको इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे थे, उसमें भी एक्सटर्नल वाला नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, ह्यूमन बींग्स के पास कैपेसिटी है कि वो, उसमें क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर सकता है, और वो भी उसकी वॉल्यूम को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। दैट मीन्स कि सांस भी जोर से ले सकता है और सांस भी जोर से छोड़ सकता है। इसी को बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अनुलोम विलोम में हम लोग करते क्या, सिर्फ सांस को फोर्सफुली छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम इसका फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके भी बना सकते थे, पर अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पे रिलैक्स लिख देंगे, बस इतना ही करना होगा। यहाँ पे रिलैक्स कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले समझो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे बॉडी में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इंटरपल्मोनरी प्रेशर दैट मीन्स कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब यही होता है कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर। लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा जब तक नहीं होगा तो हवा बाहर जाएगा कैसे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा कैसे, जब तक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही प्रोसेस होगा। तुम सांस को छोड़ो, ये जो तुम सांस छोड़ा, ये तुम जो सांस छोड़ा, तो उस वक्त क्या हुआ, तुम एक प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर के कारण सांस बाहर आया। दैट मीन्स कि तुमने अपना पूरा फोर्स लगा दिया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि लंग्स कैपेसिटी, दैट मीन्स कि लंग्स में अलग अलग प्रेशर होते हैं, कितना तुम सांस ले सकते हो, कितना तुम सांस छोड़ सकते हो, और बेसिकली नीट में वहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आते हैं कभी कभार। तो मेरा ये बोलना है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर इसी को फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना होगा तो क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल्स यहाँ रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो हम लोग फोर्सफुल सांस ले सकते हैं, इसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। सांस एकाएक छोड़ना, उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, जिसको अनुलोम विलोम बोल रहे हैं। एक्सरसाइज लीड टू इंक्रीज इंटरपल्मोनरी प्रेशर। अब देखो, ये एक्सरसाइज करने से होता क्या है हमारे बॉडी में, जब तुम एक्सरसाइज करते हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो, एक्सपायरेशन करते हो, तो तुम्हारा लंग्स हेल्दी रहता है। हेल्दी रहने का मतलब कि जब तुम उस कंडीशन में तुम अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा लंग्स का एक स्ट्रेंथ, जो कैपेसिटी वो मेंटेन रहेगा। तुम सोचो कि अगर तुम 2 मिनट प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, तुमको मेजोरिटी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जिसका जल्दी एक्सरसाइज होता नहीं है, अब तुम योगा से कर रहे हो, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये बात भी प्रूव हो रहा है कि जो चीज़ मेडिसिन नहीं कर सकता है वो तुम्हारा एक्सरसाइज कर सकता है, जो तुम्हारा योगा है, अनुलोम विलोम। क्यों, क्योंकि यहाँ एब्डोमिनल मसल्स यूज हो रहा है।
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो रहा है। तुम सीधा सा लॉजिक लगाओ, ऐसा कौन सा जिम में मशीन बना है जिसमें ये दोनों मसल्स यूज होते हैं, इसीलिए योगा बेस्ट होता है। अब ध्यान से समझना, इसके कारण फोर्सफुल एक्सपायरेशन हुआ। अब हमारे पास एक बस डेटा है कि 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग होता है ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में 12 से 16 टाइम्स, एक मिनट में 12 से 16 मिनट इनहेल एक्सेल करता है। उसके बाद स्पैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके कारण से डायग्नोस होता है ब्रीदिंग मूवमेंट को। तुम देखते होगे कि स्पैरोमीटर फूकने वाला एक होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्पैरोमीटर क्या होता है। उसके बाद ये क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मनरी फंक्शंस को देखा जाता है इससे कि आखिर कोई प्रॉब्लम नहीं है पल्मनरी में, लंग्स के अंदर के जो जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं उसको देखा जाता है। तो ये तुम्हारा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का टॉपिक। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये टॉपिक तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर 11th में बायो अगर आ रहा है तो, क्योंकि ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है जो बहुत ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग लंग्स में, हमारे लंग्स में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर बचे रहते हैं जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं। और 2-3 कंडीशंस और होते हैं जब हम लोग बहुत जोर मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं या फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कैपेसिटीज़ मिल के 2-3 वॉल्यूम के मिलने से कैपेसिटीज़ बनते हैं। क्या है ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में सबसे पहला पॉइंट होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब कि टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है, एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जहाँ पे तुम क्या करते हो, नॉर्मल सांस लेते हो। डेट मीन्स कि अभी हम बैठे हुए हैं तो हमेशा क्या जोर जोर से सांस और जोर जोर से सांस छोड़ेंगे तो नहीं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे जब हम नॉर्मल सांस लेंगे और नॉर्मल सांस को छोड़ेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब एयर इंस्पायर करते हो और एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब तुम बैठे हो, रिलैक्स कंडीशन में हो, तो ये तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, तुम लेते हो छोड़ते हो, वो कितना है 500 ml। अब तुमने सोचा कि हमको डीप ब्रीथ करना है, डेट मीन्स कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है। तुम्हारे में कितना क्षमता है कि तुम फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या तुम एडिशनल एयर अपने अंदर फिल कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम के अलावा। दैट मीन्स कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर मीन्स तुम सांस ले सकते हो बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जस्ट इसका अपोजिट, तुम कितना सांस छोड़ सकते हो। दैट मीन्स कि जब तुम डीप ब्रीथ कर रहे हो या फिर एक योगा होता है जिसको वस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, जब तुम ये प्राणायाम करते हो तो उस वक्त क्या होता है कि तुम कितना सांस को तुम छोड़ सकते हो। दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं जहाँ पे तुम कितना सांस मैक्सिमम एक्सेल कर सकते हो, और ये हमारा आता है ERV, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसका अमाउंट देखो IRV से कम है और होना भी चाहिए। इसका अमाउंट है 2500 से लेकर 3000 ml तक, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तुम किस तरीके से सांस लेते हो, पर 2500 मिनिमम तो होगा ही। ये तुम लेते हो 1000 से लेकर 1100 ml। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो जब तुम बर्थ ही लेते हो तब से ही तुम्हारा ये जनरेट हो जाता है और ये डेथ तक तुम्हारे बॉडी में, दैट मीन्स कि एक्सचेंज तो होता है पर डेथ तक रेसिडुअल वॉल्यूम तुम्हारे बॉडी में रहता है। ये बचा के रखता है ताकि लंग्स चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो सके, तो ये हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम मेंटेन रहता है। दैट मीन्स कि ये एक तरह से गैसेस को मेंटेन करके रखता है। जब तुम क्लास 10th में होगे तो ये क्वेश्चन भी आता होगा, व्हाई रेसिडुअल वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो उस वक्त तुमको समझना होगा कि रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमेशा मेंटेन करके रखता है सारे मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, क्योंकि ये 500 ml होते हैं और ये हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तुम कितना भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो या फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, नो मैटर, इट विल ऑलवेज सस्टेन इन योर लंग्स, ताकि लंग्स तुम्हारा कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए। इसके कारण से ये रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ये कितना होता है 1100 से लेकर 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम में अंतर नहीं करना है। टाइडल वॉल्यूम वो है तुम आराम से बैठे हो, कितना सांस ले रहे हो, कितना सांस छोड़ रहे हो, दैट इज ए टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि इसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। अब तुम देखो स्पैरोमीटर एक डिवाइस होता है, तुम उसमें फूकोगे ना कुछ इस तरह करके ग्राफ बनता है। स्पैरोमीटर दैट एक सबसे पहला चीज कि 12 से 16 टाइम्स कोई भी एवरेज ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ब्रीदिंग कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि स्पैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से तुम डॉक्टर डायग्नोस करता है तुम्हारे रिस्पेक्टिव वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में कुछ प्रॉब्लम आया तो नहीं है, वो देखने को मिलता है स्पैरोमीटर से। स्पैरोमीटर्स का काम पता चल गया। जब तुम उसमें एक्सेल करते हो या फिर वो कैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, जब तुम वहाँ जाओगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ कंप्यूटर में दिखाता है।
तुम देखो सबसे पहले तुम्हारा ये कंडीशन दिख रहा होगा, डेट मींस तुम नॉर्मल इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो ये तुम इनहेल किया, तुम ये एक्सेल किया, ठीक है। अब उसके बाद तुमको बोला जोर से सांस लो, तुमने जोर से सांस लिया तो ग्राफ और ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद तुम नॉर्मल फिर सांस छोड़ोगे तो ग्राफ तुम्हारा नीचे आएगा, फिर उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो ग्राफ और नीचे आएगा, क्योंकि तुम जोर से सांस लिया, फिर एक टाइडल डेट मींस की नॉर्मल सांस छोड़ा, फिर और जोर से सांस छोड़ा, तो उसको हम क्या बोले, ERV, फिर से ये तुम नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये ग्राफ तुमको देखने को मिलता है, मैटर करता है कि ये कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी तुमको याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। अब उसके बाद यही सारा चीज़ से हमारा लंग्स कैपेसिटीज मिलते हैं, मतलब 2-3 वॉल्यूम को जोड़ के क्या लंग्स कैपेसिटीज बनाए जाते हैं। सबसे पहला है एज पर वर्ड सजेस्ट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जब हम बात करते हैं कैपेसिटी में कितना क्षमता होता है, और वो वॉल्यूम से 2-3 वॉल्यूम को मिलकर बनाया जाता है। डेट मीन्स की टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ता है। डेट मीन्स की ध्यान से देखो, लॉजिकल बात है, हम बोल रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहला चीज वो चीज तो होगा जो तुम नॉर्मल इंस्पायर करो और एक्सपायर करो, जिसको हम बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रह ही रहा है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम, जो तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, डेट मीन्स की नॉर्मल सांस ले रहे हो वो वॉल्यूम। नॉर्मल सांस कितना तुम लेते हो, 500 ml। उसके बाद नॉर्मल सांस कितना छोड़ते हो, 500 ml। पर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तुम कितना सांस लेते हो, तो 500 ml हो गया। फिर तुम कितना जबरदस्ती सांस लेने का क्षमता है, 1000 से लेके 1100 ml, तो यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, सॉरी ये तो तुम्हारा ERV है ना, IRV तुम्हारा कितना हो गया, 1100 से लेके 1200 ml, तो तुम्हारा हो गया ये लगभग तुम बोल सकते हो 2500 से लेके 3000 ml। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब होता है कि तुम कितना टाइडल वॉल्यूम, जो तुम कितना एक्सपायर कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो, तो टाइडल वॉल्यूम में तो तुम्हारा ये कौन सा होगा, क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का बात कर रहे हो, तो तुम कितना सांस ले रहे हो नॉर्मल बैठ के, उसको बोलते हैं 500 ml। IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन्स कि तुम कितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हो, कितना तुम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, कितना तुम फोर्स करके सांस ले सकते हो, और वो हम लोग अभी पढ़े थे 2500 से लेके 3000 ml। कितना पढ़े थे, 2500 से लेके 3000 ml। तो 2500, यहाँ 3000 मैक्सिमम वैल्यू लिए और यहाँ 500 लिए, तो 3500 ml ये हो गया। ये तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग करके। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में उसी तरह से करना है, टाइडल वॉल्यूम को लेना है और उसके बाद ERV को लेना है। ERV का मतलब टाइडल वॉल्यूम कौन सा लेंगे सर, जो हम लोग सांस छोड़ रहे हैं वो वाला लेंगे, और वो हमारा होता है 500 ml के आसपास। और ये ERV हमारा जो होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास लगभग कितना होता है, 1100 ml होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कितना होगा, 1600 ml के आसपास हो जाएगा। फिर वाइटल कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, कि अगर तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारा नंबर कटेगा। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ सकता है, 2 कंडीशन। तुमको बोलेंगे जोर से सांस छोड़ दो, दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर जितना भी ERV उसको बाहर निकालो, तुम बाहर निकाला, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। उसके बाद तुम क्या क्या अपने अंदर ले सकते हो, पहला कंडीशन ये बोले, इसको इंग्लिश में हम अभी बताऊंगा, जो NCERT में लिखा हुआ है डायरेक्ट। दूसरा, तो मैं बोलूँगा कि तुम जोर से सांस ले लो, उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारे बॉडी में क्या क्या आया, जोर से सांस ले लो। उसके बाद 2 कंडीशन, पहले तुम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, फिर तुम क्या क्या ले सकते हो, ये भी सेम है। और दूसरा चीज़, तुम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, फिर तुम्हारे लंग्स के अंदर कौन कौन से कैपेसिटीज आए हैं, अब इसके ऊपर बात करना। देखो ध्यान से, तो मैंने बोला कि मैक्सिमम एयर कोई पर्सन ब्रीथ कर रहा है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कि जोर से सांस छोड़ने के बाद तुम क्या क्या ले सकते हो भाई, एक टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो, नॉर्मल सांस लेना जिसको बोलते हैं। दूसरा चीज, तुम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब कि तुम ERV को निकाल दिया, ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकाल दिया, अब तुम्हारे लंग्स में IRV था वो भी निकल गया, तो तुम IRV ले सकते हो, ERV ले सकते हो, और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को तो तुम लिख सकते हो ना, जो तुम्हारा 500 ml के आसपास है। तो ये लगभग, तुम इसको ये डेटा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर ब्रीथ आउट करता है, एक्सपायरेशन करता है, तो उसको वो टाइडल वॉल्यूम ले सकता है, IRV और ERV लेगा। इसी को दूसरा स्टेटमेंट में NCERT क्या लिखता है, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ब्रीथ आउट मतलब कि जब तुम क्या क्या वॉल्यूम तुम फोर्सफुल इंस्पायरेशन से तुम लेने का क्षमता है तुम्हारे पास, एक तो तुम टाइडल वॉल्यूम, एक तुम्हारे पास IRV, एक तुम्हारे पास ERV। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा पीछे करके देखना। अब ध्यान से देखो, एक आता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन अ लंग्स, ऐसा वॉल्यूम एयर का जो लंग्स में हमेशा रहेगा, रिमेन इन अ लंग्स, कब, तुम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉट मतलब कि ERV।
तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉट ERV। ठीक है, अब ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ERV रहेगा और रेसिडुअल वॉल्यूम, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या बोला, फिर से इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग FRC के बारे में। तो FRC का फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का बात करते हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तुम नॉर्मल सांस छोड़ा, दैट मींस की टाइडल वॉल्यूम 500 निकाला। ठीक है, अब तो क्या क्या बचेगा तुम्हारे पास, सबसे पहले तुम्हारे बॉडी में जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो बचेगा। नॉर्मल जब छोड़ दिया तो जबरदस्ती सांस छोड़ने वाला तो वॉल्यूम बचेगा ना, जिसको बोल रहे हैं ERV। तो ERV बचेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, तो 1100 प्लस 1200 2300 ml। इसको तुम लिख सकते हो डेटा को, अदरवाइज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बस इसको याद रखना है। FRC का मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि जब तुम एक्सपायरेशन कर लेते हो तो तुम्हारे लंग्स में क्या क्या बचता है, कब, जब तुम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हो। तो टाइडल वॉल्यूम तुम निकाला 500 ml निकाला, अभी तुम्हारे अंदर 1100 ml है और रेसिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि तुम्हारा 1100 ml तो ERV है ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो तुम करते हो। अब उसका बाद है टोटल लंग्स कैपेसिटी। इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, मैथ ऑफ फॉलोइंग से कम 15 बार, या बोल सकते हो तुम्हारा मॉक टेस्ट मिला के सारा तो 20-30 बार तो तुमको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब कि फोर्स इंस्पायरेशन तुम कर लिया, तुम एक बार जोर से सांस ले लिया, तुम्हारे अंदर टाइडल वॉल्यूम भी है, तुम्हारे अंदर IRV भी है, तुम तो तुम्हारे बॉडी में कितने टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब सीधा सा बात है, ये सारा को जोड़ो। ठीक है, मतलब ये सारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, टाइडल सबको जोड़ो। देखो ध्यान से, एक तो तुम्हारे बॉडी में रेसिडुअल वॉल्यूम पहले से रहते हैं, ERV और IRV और टाइडल वॉल्यूम, मतलब चारों वॉल्यूम को जोड़ दो, उसी को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। दो तरीका से एग्जाम में आ सकता है, तुमको जैसा कि पता होना चाहिए कि हमारे पास ERV टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, IRV, जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो अभी तुरंत तुम लोग देखा होगा कि वाइटल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी के साथ इसको तुम मर्ज करके कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। आई होप कि तुमको रेसिडुअल वॉल्यूम समझ में आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्सल प्रेशर। पार्सल प्रेशर क्या होता है, पार्सल प्रेशर के बारे में NCERT एक डेफिनेशन लिखता है, जो एक छोटा सा डेफिनेशन है पर बहुत चीज बताता है। ये क्या है कि एक कंट्रीब्यूटेड इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है, मतलब कि एक इंडिविजुअल गैसेस के द्वारा कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्सल प्रेशर। मतलब कि एक हमारे पास एयर है जिसको हम मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल रहे हैं, उस एयर में अलग अलग गैसेस होते हैं, जिसमें से भी हमारे पास जो गैसेस होते हैं उसमें से हमारा सारा गैसेस बॉडी के लिए सॉलिडिटी नहीं होते हैं, सारा में ऐसा क्षमता नहीं होता है वो बॉडी के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि मेनली हमारा जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही मेनली रोल होता है। तो जिसमें से हम लोग को देखना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो PO2 फॉर ऑक्सीजन और PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस तरह से तुमको आगे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अब हमारे पास पॉइंट है कि पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे पास 760 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर पूरे एयर का मेजर किया गया है। ये हमारे पास क्या है कि एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर है, जिसमें से हमारे पास नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% के आसपास है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% के आसपास है। तुम देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, फिर भी ये कितना है कि फिर भी हम लोग को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। करोगे तो अगर ज्यादा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे पूरे प्लेनेट पे खतरा बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आ गया कि हमारे पास ये जो गैसेस है ये अलग अलग रेंजेस में मिल रहा है। इसका हम लोग को पार्शियल प्रेशर 593 mm ऑफ Hg कैसे निकालना है ये एक बार समझ लो। तुमको निकालने जानना नहीं है, बस तुमको ये चीज याद रखना है। ये दोनों पॉइंट तुम्हारे लिए काम का चीज है, तुमको निकालने आना चाहिए। अगर तुम लोग सीख लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्दर स्टडीज में भी ये पूछा जाएगा। अब हमारे पास जैसे ये 78% है, टोटल कितना है सर 760 है, इसको मल्टीप्लाई करो 760 से बाय 100 कर दो तो लगभग 592.8 mm ऑफ Hg आ जाएगा। तो वो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आ गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन का जब तुम करोगे तो हमारे पास ये 21% है, तो तुम इसको 21 × 760 कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास 159 mm ऑफ Hg के आसपास आ जाएगा। ये तुम्हारा निकल गया ऑक्सीजन का। CO2 का वे ऐसे करना, तुम्हारे पास हो जाएगा 0.04 × 760/100, तो तुम जब करोगे तो 0.3 mm ऑफ Hg के आसपास आ जाएगा। तो मेरा ये बोलना है तुमसे कि ये पार्शियल प्रेशर तुमको निकालने आना चाहिए। 14.1 में तुम्हारे पास ये टेबल दिया हुआ है जिसको हम लोग डिटेल में देख लिए हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल इन टर्म्स ऑफ कि ये डायरेक्ट नीट में हमारा एक क्या है MCQ बन जाता है। दैट मींस कि कुछ ऐसे दे देगा
कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर एयर से तुम्हारा टिश्यूज तक क्या है, 159 है, 104 है, 40 है, 95 है, 40। डेट मीन्स कि ध्यान से समझना, मेरा बात तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से समझो, और इसका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। मेरा ये बोलना है कि रेस्पिरेटरी गैस मेन हमारे पास ऑक्सीजन CO2 है, ठीक है। ऑक्सीजन CO2 में भी जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर होता है, वो हमारा एटमॉस्फेयर एयर में जो ऑक्सीजन का मात्रा है mmHg कितना परसेंट है, 159। अभी तुरंत हम लोग निकालें, 159 एटमॉस्फेयर में जब हमारे अंदर आएगा, जब एल्वोलाई के अंदर आएगा, लंग्स के अंदर आएगा, तो ये इसका कितना घट जाएगा, 104। जब ये हमारे पास आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, दैट मीन्स कि तुम लोग को बोले थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में कैरी किए जाते हैं और फिर ऑक्सीजनेटेड के लिए हार्ट के पास जा रहे हैं और वहां पे भी कैरी किए जा रहे हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड के पास लगभग 40 के आसपास रहेगा। ये ट्रिक याद रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड 40-45, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मेनली जगह पे जो मैक्सिमम होगा, ज्यादा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 45, ऑक्सीजनेटेड में कितना होगा, 40 होगा। ये एक ट्रिक याद कर लेना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड 40 से 95 होगा, दैट मींस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास हमारे पास कितना होना चाहिए, 95 mmHg के आसपास होना चाहिए। या तो तुम इस टेबल को इधर कर लो तो तुम्हारे लिए और याद करना आराम हो जाएगा। 95, फिर उसका टिश्यूज में 40 क्यों है सर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 क्यों है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है ब्लड में, इसीलिए वहां पे 40 है। टिश्यूज में क्यों है, क्योंकि टिश्यूज में सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए टिश्यूज में भी 40 mmHg ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड देखो 45 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है। उसी तरीका से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो नॉर्मल बात है भाई कि 40 होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, 95 होगा तुम्हारा ऑक्सीजन का मात्रा, और ये 45 देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 तो ज्यादा होगा ही। अभी मैंने बोला 40-45 के रेंज में होता है, 40-45 के रेंज में होता है। ये फिर से देखो एल्वोलाई में भी 40 के आसपास है, और ये तुम्हारा जो 0.3 है ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक एयर में निकल जाता है, दैट मींस कि 0.3 mmHg तुम निकाल सकते हो, क्योंकि 0.04% है एटमॉस्फेयर में, और ये 0.3 mmHg एटमॉस्फेयर में बाहर चल जाता है। और एक बात और याद रखना जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है, 116 mmHg के आसपास ये हम लोग एक्सपायर्ड करते हैं क्या, ऑक्सीजन को। मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो 159 है, उसमें से सोचो कि 1/4 यूज कर रहे हैं और 116 तो बाहर ही निकाल दे रहे हैं, मतलब 1/4 में ही हमारा बॉडी काम कर लेता है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था जो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ नहीं है। आई होप कि तुमको पार्शियल प्रेशर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर केमिकल कंट्रोल के ऊपर आएंगे, केमिकल क्या कंट्रोल करता है, कैसे न्यूरोटॉक्सिक सेंटर नर्वस सिस्टम के साथ कंट्रोल करके कैसे हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो टफ लेवल में आते हैं। नीट में अगर हम बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो टफ लेवल में आते हैं, और ये बहुत लॉजिकल टॉपिक होता है। अगर तुम इसको ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स कि हमारे एयर में, पूरे एयर का पार्शियल प्रेशर होता है 760 mmHg। उसमें से भी अगर हम बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन बॉडी में कितना पार्शियल प्रेशर के रूप में आता है, 159 mmHg। सर ये निकलता है बॉडी से कितना, 116 mmHg। क्या है, सारा बात समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं तो हमारे एयर में कम मात्रा में है, तो ऑक्सीजन हमारे एयर में ज़्यादा मात्रा में। हम लोग ने देख लिया था कि हम लोग इंस्पायर्ड करते हैं एयर को, हमारे लंग्स में जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इंस्पायर्ड एयर में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन और CO2 का तुमको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट तुमको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होता है। पॉइंट हमारे पास है कि जब तुम सांस ले रहे हो तो ये गैस लंग्स के पास पहुंचा, ये तुम्हारा एक तरह का लंग्स का एल्वोलाई है। ठीक है, ये लंग्स है, एक तरह से समझ लो। ये लंग्स में क्या होता है, इंस्पायर्ड एयर जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर जिसका 104 mmHg है, दैट मीन्स कि जब तुम इंस्पायर्ड करते हो, जब तुम सांस लेते हो तो उस वक्त कितना होता है, 159 mmHg होता है। लंग्स पे जाने के बाद वो 104 में बन जाता है, दैट मीन्स कि और हमारा क्या कमा। अब उसके बाद क्या है कि लंग्स में ये गया तो 104 mmHg हुआ, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, 40 mmHg है। मतलब ये कहीं ना कहीं एयर का ही 40 mmHg जो भी होगा एक्सचेंज होके जो भी बच रहा है वही होगा। अब हमारे पास पॉइंट है कि कुछ हमारे पास हार्ट से कुछ वेंस और आर्टरी जुड़े होते हैं। ये तुम बॉडी फ्लूइड में और अच्छी तरीके से सुनोगे, पर कोई बात नहीं, अभी भी तुमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पल्मनरी आर्टरी और सिस्मिक वेंस,
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और वहीं पे पल्मोनरी वेन्स और सिस्टमिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, पल्मोनरी वेन्स और सिस्टमिक आर्टरीज मेनली जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। जितने भी आर्टरीज होते हैं वो सारे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, सिर्फ सिस्टमिक आर्टरी यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। और भी तुम दो चीज़ डायरेक्ट याद कर लो कि हमारा पल्मोनरी वेन सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और वहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तुम्हारा एयर एक्सचेंज होके कहाँ पे आया, तुम्हारा हार्ट में आया। हार्ट क्या किया, एक्सचेंज किया। तुम्हारा हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, तुम्हारा ब्लड आता है और ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है तो ये जो हमारे पास ये आर्टरीज जो जा रहा है इसको बोल रहे हैं सिस्टमिक आर्टरीज। इस सिस्टमिक आर्टरीज में हमारे पास पार्सल प्रेशर क्या क्या होगा ध्यान से समझना। तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिस्टमिक आर्टरीज में मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसमें पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा 95 mm ऑफ Hg, पार्सल प्रेशर CO2 का कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बताओ पार्सल प्रेशर, तो तुम बोलोगे 95 mm ऑफ Hg। CO2 का बताओ 40 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये दोनों क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का केस था। अब ये आएगा कोई टिश्यूज और सेल में, हमारे बॉडीज के टिश्यूज और सेल में लाएगा। तो तुमसे अगर हम पूछे कि टिश्यूज में बताओ तो टिश्यूज में जब ये 95 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन हमारा क्या होगा टिश्यूज में जाते जाते 40 mm ऑफ Hg में बन जाएगा। पहला पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब टिश्यूज यूज करेगा भाई तो 40 होगा। अब टिश्यूज के पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा, 45 mm ऑफ Hg होगा क्योंकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, इसलिए वहाँ पे पार्सल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है। अब हमारा ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा सिस्टमिक वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और वहाँ पे तुमसे पूछेगा कि बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्सल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कितना होता है। तुम बोलोगे सर और दूसरे गैसेस का कहानी क्यों नहीं कर रहे हो, अरे वो उसका कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी नहीं है, हमारे बॉडी के साथ वो ब्लड में मिक्स ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो मैंने जो नाइट्रोजन का केस बताया था वो एक्सेप्शन था स्कूबा ड्राइविंग में, जो बेंडिंग एक डिजीज होता है कि क्यों स्कूबा ड्राइविंग में डायरेक्टली बहुत हाई प्रेशर में तुम जंप करते हो जिसके कारण से ब्लड के अंदर कुछ नाइट्रोजन मिक्स हो जाते हैं जिसके कारण से बबल्स बनते हैं ब्लड में और बहुत क्रैम्प आता है और इसी को बोलते हैं बेंडिंग एक डिजीज होता है। पार्सल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछा जाए तो 40 mm ऑफ Hg बोलोगे और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ Hg बोलोगे और इस तरीका से तुमको ये पार्सल प्रेशर की कहानी पता होना चाहिए। तुमको डायरेक्ट ये सीक्वेंस से क्वेश्चन बन सकता है टेबल नंबर 14.1 दैट मीन्स कि 14.1 जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का पूछा जाए एटमॉस्फेयर में 159 mm ऑफ Hg, लंग्स में आते आते 104 mm ऑफ Hg हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm ऑफ Hg हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज मिला, पल्मोनरी वेन्स जहाँ पे लंग्स में आया मतलब ऑक्सीजनेटेड के लिए आया, सिस्टमिक आर्टरीज, ये दोनों में 40 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। पार्सल प्रेशर CO2 का कितना मिलेगा 45 mm ऑफ Hg, डीऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा 45 mm ऑफ Hg और ये लंग्स में तुमको मिलेगा 40 mm ऑफ Hg। तो तुम देख रहे हो पहले 45 था, 45 फिर 40, फिर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 mm ऑफ Hg। कितना होता है 0.3 mm ऑफ Hg, जो तुम पढ़ते हो यार, जो तुम निकालते हो पार्सल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो 0.3 mm ऑफ Hg मिलता है। और एक्सपायर्ड एयर का याद रख लेना, जो तुम सांस छोड़ते हो ना उसमें भी सोच लो कि ऑक्सीजन 116 mm ऑफ Hg है और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा 32 mm ऑफ Hg के आसपास निकल रहा है। तो हमको समझना था कि सोचो कि 159 mm ऑफ Hg के आसपास जब तुम सांस लिए थे तो अंदर ही आए थे, मात्र 1/4 बॉडी यूज किया, बाकी तुम्हारा क्या है 3 पार्ट को बाहर निकाल दिया। सोचो कि इतना हमारा बॉडी मात्र 1/4 को ऑक्सीजन को यूज किया, बाकी 3 पार्ट को निकाल दिया। आई होप कि तुमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक समझ में आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको तुम देख लो। अब हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को समझते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक माध्यम होता है ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे ऑक्सीजन हो या CO2 हो, जिसमें से ब्लड में हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको RBC बोलते हैं, WBC, प्लेटलेट्स जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और प्लाज्मा हमारा अलग होता है जहाँ से चीज़ों का भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, जो टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन और CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ट्रांसपोर्ट हमारा होते हैं कैसे, हमारा ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू दैट मीन्स कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करता है, हीमोग्लोबिन से वो कंबाइन करके करता है। क्वेश्चन है कि क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा रेड पिगमेंट है जो RBC में प्रेजेंट है और उसका ज़्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, वो ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है इजली।
और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल होता है गैसेस में एज कम्पेयर टू CO2। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए प्लाज्मा में मिक्स होकर आराम से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर ऑक्सीजन हमारा उसका सॉल्युबिलिटी कम होता है, 20 से 25 टाइम ज़्यादा CO2 सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। डायरेक्ट NCERT में लिखा हुआ है, तो ये बात तुमको पता होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, और ये RBC के थ्रू होता है। और एक डेटा और दिया हुआ है कि 3% हमारा डिजॉल्व प्लाज्मा में मात्र 3% ही होता है, और वो भी क्या है कि क्योंकि उसका लो सॉल्युबिलिटी है। अब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखने वाले हैं, तो जब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का और CO2 का। डेट मीन्स की बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। जो तुम्हारा कर्व दिया हुआ है उस कर्व में अगर कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो इसके बाद तुमको दिक्कत नहीं होगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे तो वो टफ लेवल में आते हैं, ठीक है। तो नीट का टफ लेवल का क्वेश्चंस अगर बनता है तो इस टॉपिक से बनने का चांस है। और इसके आगे जो तुम भी जो पढ़ोगे केमिकल, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग सिस्टम के साथ, वो टफ टॉपिक में आते हैं। इससे पहले जो भी पढ़े थे वो एक टॉपिक था, वो भी टफ पर वो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग के बाद जितने था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो टफ टॉपिक में आते हैं। क्वेश्चन बनेगा तो लेवल अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास सिग्मोइड कर्व को बताया गया है। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तुम्हारे NCERT में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब तुम क्या करते हो, एक ग्राफ में एक एक्सिस में क्या करते हो, परसेंटेज लेते हो सेचुरेशन किस चीज का, हीमोग्लोबिन का। दूसरा चीज विथ ऑक्सीजन, मतलब कि एक प्लॉट में क्या ले लो, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब कितना सेचुरेट कर रहा है। तुमको जैसा पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में आयरन मॉलिक्यूल्स होता है, उस आयरन मॉलिक्यूल्स में 4 हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ते हैं, है ना। पोरफायरिन रिंग जिसका हम स्ट्रक्चर अभी दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे हमारे पास Fe2 आयरन है जिसमें 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक एक्सिस में क्या दिखाओ कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और दूसरे एक्सिस में क्या पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन गैस का mmHg में। तुम्हारे पास देखने को मिलेगा कि एक हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, एक तुम्हारे पास राइट शिफ्ट हो रहा है। ये दोनों कंडीशंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बॉडी के हिसाब से बनाया गया है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। हमारे बॉडी में कुछ कंडीशंस देखने को मिला जो टिश्यूज के पास और एल्वुलाई के पास, उसके बेसिस पे ये कंडीशंस को बनाया गया। ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आखिर है क्या, बायोलॉजी के टर्म्स में लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर लेफ्ट शिफ्ट जा रहा है दैट मीन्स कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है। तो लेफ्ट शिफ्ट में तुमको याद रखना है फेवरेबल कंडीशन है। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है। दैट मीन्स कि लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास क्या होगा, HbO2 का एसोसिएशन होगा, मतलब कि HbO2 आपस में मिलेंगे। आखिर HbO2 जो मिलते हैं आपस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कहाँ पे, हमारे पास लंग्स के पास बनता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और उस जगह पे हमारे पास होते हैं फेवरेबल कंडीशन ऑक्सीजन के लिए, और वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। फिर हमारे टिश्यूज में जैसा कि पता है रिस्पायरेशन के दौरान हमारे पास CO2 का प्रोडक्शन होता है, और वो CO2 हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, और उसको बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए टिश्यूज में हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, इसीलिए वहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन होता है। दैट मीन्स कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूटता है। उसको हम लोग बायो में अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ये हमारा P50 वैल्यू, दैट मीन्स कि पार्शियल प्रेशर 50 हमारा उस जगह पे एक डेटा तुमको याद रखना है 26 mmHg P50 वैल्यू के बराबर, ठीक है। खैर NCERT में दिया हुआ नहीं है तो तुम इसको भूलो, क्योंकि नीट में भी आने वाला कभी नहीं है फ्यूचर में। जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल बेसिस कि हमारे पास इधर mmHg है तो इधर क्या हो गया 26 mmHg हमारा P50 वैल्यू को दिखा रहा है, क्योंकि ये तो पार्शियल प्रेशर है ना, तो पार्शियल प्रेशर mmHg में होता है। तो हमारे पास देखा जाए तो कुछ यहाँ इस रीजन पे 26 mmHg इस एक्सिस में, और इस एक्सिस में हमारे पास क्या है, हमारे पास इस एक्सिस में परसेंटेज सेचुरेशन, मतलब कि कितना सेचुरेट हो रहा है परसेंटेज। तो ध्यान से देखना, इस ग्राफ को समझने के लिए हमने क्या किया है, कंडीशंस बना दिया लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, जो तुम्हारा कहाँ पे हो रहा है, हमारे पास नियर होता है एल्वुलाई, मतलब कि ये एल्वुलाई के पास होता है। जैसा कि पता होना चाहिए एल्वुलाई एक माध्यम होता है जहाँ जिससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे वहाँ थिन ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास कहाँ पे होता है, एल्वुलाई के पास होता है। राइट शिफ्ट एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है और ये टिश्यूज में होता है।
फिर से हम बोल रहे हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन, कंडीशंस को देख के बनाया गया है कि हमारे एल्वेलाई में कौन से कंडीशंस है। ये सारे जो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन करते हैं वो 3-4 बातों पे डिपेंड करते हैं। पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसके बाद हमारे पास पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसके बाद किस तरीका से किस चीज़ का बाइंडिंग हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है, लेफ्ट शिफ्ट है, HbO2 आपस में मिलेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा भाई, हेल्डेन इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये लंग्स में होता है और दैट मीन्स कि हम एल्वेलाई बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सीधा सा लॉजिकल बात है, तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारे जो एल्वेलाई होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, सीधा सा बात है। और इसके अपोजिट क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा। जब CO2 का कम होगा तो वो बाहर निकलना चाहेगा, और जो चीज़ बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर में पार्शियल प्रेशर जो तुम सांस लेते हो, और एक एक्सपेरिमेंट और याद रखना कि जो जितना तुम सांस लेते हो ना भाई, वो तुम्हारा सारा सांस यूज नहीं होता है। 159 mm ऑफ एसजी तुम इंस्पायर्ड एयर लेते हो, दैट मीन्स कि तुम जो ऑक्सीजन पूरा ले रहे हो वो कुछ भी तुम्हारा ग्लूकोज को ब्रेकडाउन में यूज हो रहा है, बाकी 113 mm ऑफ एसजी बाहर निकल जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो इससे ये बात पता चलता है कि हम लोग सारा ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात, जितना हम लोग सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा बॉडी में आता है। जरूरी नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सारा हमारा बॉडी में जो बाहर निकलता है, एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तुम्हारे 10th में एक्सपेरिमेंट होगा CO2 टेस्टिंग का, जहाँ पे लाइम वाटर में जब तुम CO2 को फूंक मारोगे तो क्या होता है, वो मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। पर तुम यहाँ से ये बात समझ में आता है कि वो मिल्कनेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो हमारे पास CO2 लाइम वाटर इसलिए मिल्कनेस में कन्वर्ट हुआ क्योंकि एक्सपायर्ड एयर में एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में तुम्हारा कम है, और एक्सपायर्ड एयर में CO2 ज़्यादा है। जो तुम सांस छोड़ रहे हो उसी में CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है। ये बात तुमको पता होना चाहिए। 0.03 mm ऑफ एसजी तुम्हारा एक्सपायर्ड एयर से CO2 निकलता है। पॉइंट हमारे पास ये है कि ये राइट शिफ्ट नाम रखा गया कंडीशंस को देखने का, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टिश्यूज के अंदर CO2 प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होगा सर, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा सर। जब पीएच हमारे पास, दूसरा कंडीशन, यहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है। पीएच ज़्यादा होने का मतलब कि तुमको पता होना चाहिए, 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था, पीएच अगर ज़्यादा होता है तो H+ हमारे पास क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा पीएच का मतलब कम H+, लॉजिकल बात है। और उसके बाद कम पीएच का मतलब ज़्यादा H+, क्योंकि मोर पीएच दैट मीन्स कि मोर OH- आयन है ना, लेस H+ आयन, ये केमिस्ट्री के टर्म में तुम पढ़े होगे। टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा भाई, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब कि ये कंडीशंस होगा टिश्यूज में, ये कंडीशन देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा दिखेंगे, यहाँ टेम्परेचर कम दिखेंगे। तो तुमको आई होप कि तुमको ये वाला ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दिया हुआ है, जो अभी हम लिखेंगे और उसको एज इट इज तुम कॉपी में लिखना। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का देखें। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो 20 से 25% हायर होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हमको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कुछ हमारे बॉडी में अलग अलग जगह से होते हैं। दैट मीन्स कि मेनली तो प्लाज्मा का ही रोल होता है, पर आरबीसी का भी कुछ रोल होता है। देखते हैं। सबसे पहले 23% तुम्हारा डेटा तुमको याद रखना है कि वो तुम्हारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स कि तुम्हारा Hb और CO2 मिलता है तो उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और मीडियम तुम्हारा आरबीसी। दैट मीन्स कि ध्यान से सुनना, तुम्हारे बॉडी के लंग्स में वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो कुछ ही देर में हम लोग बहुत ही डिटेल में मैकेनिज्म्स को समझ रहे होंगे कि टिश्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है और हमारा दैट मीन्स कि लंग्स के आसपास क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि एल्वेलाई में क्या हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब है कि एल्वेलाई के अंदर क्या होता है कि ऐसा कंडीशंस होता है जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कर जाएगा और HbO2 का ऑक्सीजन एसोसिएशन होता है। मतलब वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अच्छा से बाइंड करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ये सारा बाइंडिंग कैपेसिटी सारा चीज़ डिपेंड करता है कि तुम्हारा किसी भी चीज़ का कैपेसिटी कितना ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा, अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम है तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा। जैसे कि टिश्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन हमारा डिसोसिएट होकर HbCO2 से जुड़ता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में बनता है।
तो पहला पॉइंट है 23% HbCO2 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और ये मीडियम क्या है, RBC। कहाँ पे हो रहा होगा, टिश्यूज के पास हो रहा होगा। अब उसके बाद देखना ध्यान से, हमारे पास 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होते हैं, पर ध्यान सुनना कि 7% और 70% दोनों का मीडियम प्लाज्मा होगा। डैट मीन्स कि मीडियम ट्रांसपोर्ट का प्लाज्मा है। रीजन क्या है भाई, प्लाज्मा के अंदर आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मा सीधा सा समझना कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 से 25% ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी चीज़ में घुलने का। डैट मीन्स कि प्लाज्मा में वो आराम से सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण से वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी किया जाता है। और हमारे आरबीसी में ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होता है। हमारा ऑक्सीजन अच्छी तरीक़ा से अच्छा एफिनिटी है बाइंड होने का, इसलिए हमारा जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हमारे पास टॉपिक है कि 7% डिजोल्व प्लाज्मा के फॉर्म में और 70% जो सेपरेट दिया हुआ है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। तो तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 70% बाइकार्बोनेट आयन, 7% प्लाज्मा में डिजोल्व डायरेक्ट। प्लाज्मा में डिजोल्व ये भी 70%, पर कौन से आयंस के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि आखिर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना हमारे पास रीजन क्या है कि हायर सॉल्युबिलिटी होता है 20 से 25%, ये बात पता रखना है। 77% प्लाज्मा के साथ 23%। यही था तुम्हारा डेटा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट का, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखेंगे कि मैकेनिज्म्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसका प्योर मैकेनिज्म्स क्या है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा गिजमिस करके दिया हुआ है, तो हम लोग उसको एक सीक्वेंस में देखते हैं। ध्यान से समझना, हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। जैसा कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड में हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जितने भी होते हैं वो प्लाज्मा में फ्लॉट करता है। डैट मीन्स की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो, वो सारा चीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। डैट मीन्स की वो अपना फ्लॉट करते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शंस है। तो हमको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम एक टिश्यूज़ को बना रहे हैं, एक छोटा सा टिश्यूज़ का टुकड़ा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अगर बहुत बढ़िया से सोचोगे तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो तुम्हारा बॉडी का सेल्स है, क्योंकि बॉडी के सेल्स में ही बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहे हैं वो हमारा टिश्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि टिश्यूज़ में कैसे बन रहा है, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या क्या फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और H2O और एनर्जी बनाया। यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड 7% डायरेक्टली डिजोल्व हो रहा है प्लाज्मा में, मतलब कि सबसे पहला चीज़ कि प्लाज्मा में डिजोल्व कितना परसेंट हो रहा है, 7% हो रहा है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है कि 23% जो हमारे पास है HbO2 हमारा क्या है, 23% डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से समझना। हमारे पास ये क्या है, एक तरह का हम आरबीसी बनाए, मतलब कि हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में मैंने एक आरबीसी को दिखाया जो थोड़ा बाइकॉन्केव शेप की होता है, तुम उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज हम एक नॉर्मल आरबीसी का सेल बनाए, उसमें क्या हो रहा है सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि तुमको पता होना चाहिए कि आरबीसी में HbO2 का एसोसिएशन होता है कहाँ पे, लंग्स के पास। वही एसोसिएशन अभी भी है, पर अब ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये एरिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। क्यों ना टिश्यूज में हमारे पास सिर्फ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें पेशेंस रखना होता है। इससे पहले वाला टॉपिक तुमको इजी लगा होगा, पर अभी तुमको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर एक टॉपिक इजी होगा तो फिर नीट में क्वेश्चन किससे आएंगे। तो ये बात तुमको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स है उसमें पेशेंस रख के आगे पीछे करके समझो। यहाँ पे HbO2 का एसोसिएशन हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा ऑक्सीजन बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज़्यादा मात्रा होता है कि यहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन होता है, जिसके कारण से HbO2 यहाँ पे क्या बनाएगा, HbCO2 बना लेगा। और ये लगभग इस तरीका से 23% HbCO2 के फॉर्म में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो पहला पॉइंट तुमको याद कर रखना है, इतना मैकेनिज्म भूल के, कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये चीज़ तो तुमको बस ध्यान में रखना है, बस डेटा तुमको याद रखना है। 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में तुम्हारा CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे CO2 अभी और भी बचे होंगे जो H2O के साथ कंबाइन करेंगे। एक एंजाइम्स होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस को करवाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास एसोसिएशन भी करवाता है, डिसोसिएशन भी कराता है। दैट मीन्स कि हम आगे अभी तुमको मैकेनिज्म्स बताएंगे। जैसे ये तो हमारा टिश्यूज के पास हो रहा है, आगे हम लोग एल्वेलाई के पास देखेंगे सिमिलर। ये अब ये सारा शिफ्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये एरो इधर हो जाएगा, ये भी एरो इधर हो जाएगा।
तो वो हमारे पास क्या है, वो दूसरा फिनोमेना है जो इसका जस्ट अपोजिट है, जो एल्बुलाई के पास हो रहा है। वहाँ पे हमारे पास कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर जा रहे हैं और ऑक्सीजन कैसे एसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसोसिएट हो रहा है ना, और वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है। वहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन एसोसिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल से बाहर निकलेंगे क्योंकि बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है उसको। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे H2CO3 बन गया। H2CO3 फर्दर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में, ये एंजाइम्स याद रखना प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और आरबीसी में लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है। ठीक है, याद रखना कि H2CO3 तुम्हारा H+ और HCO3- में ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये सब तुमको तो और आसान लग रहा होगा। अब तुम ध्यान से समझना कि HCO3 जो तुम्हारे पास कार्बोनेट आयन है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे H+ और HCO3- इतना ज़्यादा, जब ये मेम्ब्रेन दैट मीन्स की आरबीसी के अंदर इतना H+ बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ये सारा क्या है, ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए यहाँ HCO3 अब बाहर निकलेगा, और HCO3 जब बाहर निकलेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा कि H+ का दबदबा और बढ़ेगा, और उसके कारण क्या होगा, पूरी एसिडिटी बढ़ जाएंगे, पीएच बढ़ने का चांस रहेगा। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ तुमको पता होना चाहिए कि हर एक सेल के मेम्ब्रेन में चैनल होता है। इस चैनल के माध्यम से HCO3- बाहर निकला, और ये बाहर में तुम्हारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, तुमको हमने पढ़ाया था, जिसमें से सोडियम आयन HCO3 मतलब कार्बोनेट से जुड़ेंगे और NaHCO3 बनाएंगे। खेला यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब तुमको पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास है वो प्लाज्मा में अब चीजों को 70% ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दैट मींस कि 23% तो यहाँ हो रहा था, 7% डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 70% हमारे पास होता है, अब तुम देख सकते हो 100% पर गए। 70% डायरेक्ट प्लाज्मा में तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आरबीसी में कितना हो रहा था, 23% के आसपास, और ये HbO2 को हटा के, ऑक्सीजन को हटा के HbCO2 बनाया और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा था। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि अब हमारे पास ये H+ है भाई, अब H+ को यूज करना है, अदरवाइज ये पूरे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को खराब कर देगा। अभी भी HCO3 जब बाहर आया था तो अभी भी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल बैलेंस नहीं हुए थे। अब यहाँ से क्या होगा कि एक आयन अंदर जाता है और ये आयन का शिफ्टिंग होता है अंदर, और ये आयन शिफ्टिंग करके बस एक ही रीजन है कि मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को बस क्या करना है, मेंटेन करना है। ये इतना जो शिफ्टिंग हो रहा है आयंस का, क्लोरीन का, ये तो बाइकार्बोनेट में निकला था क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना था और प्लाज्मा में इस तरह से ट्रांसपोर्ट होना था, क्योंकि नेचर ने ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट को बनाया है, तो जो तुमको पढ़ना है। अब यहाँ से क्लोरीन अंदर जाएगा, क्लोरीन अंदर जाएगा तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट हमारे पास जो है, ये क्या क्यों हो रहा है, तुम्हारा अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी मेंटेन करता है पोटेंशियल आरबीसी के मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पे तुमको ये समझना है कि यहाँ पे H+ यूज कैसे होगा। अभी भी हमारे पास HbO2 यहाँ पे तो यूज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे HbO2 होते हैं आरबीसी में, पर तुम्हारे पास HbO2 कुछ और बचे हुए हैं, जो HbO2 हमारा H+ से कंबाइन करके एक एसिड बनाता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पे H+ का यूज होगा, और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है तुम्हारा एक तरह का बफर का काम करेगा, ये एक्ट एज बफर के जैसा काम करेगा। और ध्यान से समझना, जो हमारे पास H+ है यहाँ पे यूज होगा और SHB बनाएगा, जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा कुछ प्रोसेस था। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट नीट में आया हुआ है कि हमारे पास क्लोराइड जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हैम्बर्गर्स फॉर्मूला, और ये हमारे पास साइंटिस्ट के बेसिस पे दिया गया था। हैम्बर्गर जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था, इसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया, ये याद रखना। तो और देखो एनसीईआरटी में कुछ लाइन दिया हुआ जो तुमको इसी से रिलेटेड मिल जाएगा। टिश्यूज में क्या देखने को मिला, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा था और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग हुआ और एसोसिएशन हुआ कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन का। एल्वुलाई के अंदर, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर जो CO2 का था वो कम था और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था, तो डिसोसिएशन हुआ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का। डिसोसिएशन मतलब कि तुम्हारे पास टूटा, ब्रेक डाउन हुआ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का। और ये सारा चीज किसके प्रेजेंट में होता है, एक एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। अगर तुम मेरा इस बात को भी सुन के याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत काम का है। इतना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये तुम्हारे मैकेनिज्म्स दिया हुआ नहीं, बस गिजमिज करके लिखा हुआ है जो तुमको पता करना था। तो यहाँ पे तुमको ये चीज याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होता है ऑक्सीजन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एल्वुलाई के अंदर यही केस कैसे दिखता है, एल्वुलाई के अंदर कैसे गैसेस बाहर जाता है, क्या प्रोसेस है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेट मीन्स कि इसके अपोजिट केस को देखते हैं कि हमारे एल्वुलाई के पास क्या प्रोसेस हो रहा होगा, क्या मैकेनिज्म हो रहा होगा ये चीज़ें एक्सचेंज होने की, क्योंकि हम लोग टिश्यूज़ में देख चुके हैं। तो हमारे पास जो एल्वुलाई है वहाँ पे तुम लोग को पता होना चाहिए, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने का कोशिश करेगा, निकलना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ के पास, दैट मीन्स की कैपिलरीज के पास इतना ज़्यादा है कि उसको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। यहाँ पे HbO2 था, अब देखो सारा एरो उल्टा हो गया। पहले एरो हमारा इस तरफ था, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ब्लड वेसल्स में हम लोग दिखा रहे हैं HbCO2 है, दैट मीन्स कि ऐसा ब्लड वेसल्स का बात कर रहा है जहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस सारा देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन आया, HbO2 का एसोसिएशन हुआ, कार्बनिक एनहाइड्रेट्स यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे HbO2 एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा काम कर रहा है। उसके बाद ये तुम्हारा कार्बोमिन हीमोग्लोबिन को तुम मिटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है HbO2 का एसोसिएशन हो रहा है, तो ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले वाले डायग्राम से ही देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नियर टिश्यूज और नियर लंग्स क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है। अगर नियर टिश्यूज का काम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के से तुम्हारा कंबाइंड किया, दैट मीन्स कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नियर टिश्यूज का बात हो रहा है, तो तुम देखोगे तो H2CO3 बना रहा है, और उसके बाद फिर से ये फर्दर H+ और HCO3- में टूट रहा है, और यही क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, मतलब 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यूज के पास। अब हमारे पास है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट कहाँ पे होता है, लंग्स के पास। हमारे पास H+ और HCO3 का फिर से एसोसिएशन हुआ और H2CO3 बनाया, और H2CO3 फर्दर तुम्हारे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में CO2 और H2O बनाया, जहां से CO2 तुम्हारे लंग से बाहर चला गया। ठीक है, तो तुम्हारा सिंपल प्रोसेस तुम देख सकते हो, टिश्यूज के पास तुम्हारा क्या है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि लंग्स के पास, लंग्स क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा, तो CO2 बाहर चला गया, और यहाँ पे तुम्हारा बाइकार्बोनेट सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये तुम्हारा टॉपिक था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ समरी पॉइंट को याद रखो। अभी के अभी तुम इसका PYQ लगा लो तो तुम्हारा ये शॉर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज तुमको ये टॉपिक टफ लगेगा, ये टॉपिक टफ है। अब यहाँ से हम लोग न्यूरल कोऑर्डिनेशन को देखेंगे, कैसे हमारा ब्रेन ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। एक टॉपिक को समझते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, और पोन्स कैसे रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, ये टॉपिक तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि रेगुलेशन पोन्स के थ्रू कैसे होता है, तो समझना सबसे, इसको एक स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर। ये स्विच ऑफ सेंटर आकर बोलते क्यों है इसको, क्योंकि अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, किस केस में हाइपर एक्टिव होगा, मान लो तुम स्टेनस एक्सरसाइज करो, स्किपिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, या फिर तुम दौड़ के कहीं से आ रहे हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, तुम जो स्टेनस एक्सरसाइज करो, जिसके कारण से तुम्हारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, या फिर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर हो गया। तो इस केस में जब फास्टर हो जाता है, क्यों फास्टर होता है, क्योंकि इस कंडीशन में पोन्स तुम्हारा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से तुम्हारा जो सांस लेने का ड्यूरेशन है वो कम जाता है, क्योंकि बॉडी को उसके हिसाब से ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करना होता है, तभी ये प्रोसेस होता है। तुम्हारा सांस तेज क्यों हुआ, क्योंकि तुम उस तरह का मैकेनिज्म्स कर रहे हो भाई, तभी तुम्हारा सांस तेज हो गया, और उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हारा बॉडी क्या करता है, ड्यूरेशन इंस्पायरेशन को घटा लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर, कि ये ब्रीदिंग रेट के नॉर्मल रेट को स्विच ऑफ करता है, और इसको हम ये एक तरह से जब हाइपर एक्टिव कंडीशन में होता है। तो अब हमारे पास कंडीशन है कि एक और टर्म है जो तुम्हारी किताब में टॉपिक तो नहीं बनाया हुआ है, बट थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कीमोसेंसिटिव एरिया, दैट मीन्स कि कुछ केमिकल रेगुलेशंस कैसे होते हैं तुम्हारे बॉडी में, और कैसे ये परफॉर्म होते हैं। तुम्हारे बॉडी में जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले समझना कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, H+ आयन के लिए होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेनली होते तो बहुत चीज़ों के लिए, पर तुम्हारे किताब में अभी इस चैप्टर में H+ और CO2 के लिए पढ़ना है। H+ और CO2 अगर तुम्हारे ब्लड में या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अगर ज़्यादा होते हैं तो तुम्हारे किस तरीक़े से रिस्पॉन्ड होते हैं, तो समझना कि तुम्हारे बॉडी में दो तरह के कीमो रिसेप्टर हैं मेनली, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वर्ड से तुमको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन के ऊपर बात किया जा रहा है। ब्रेन में तुमको पता होना चाहिए एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे पास ये प्रेजेंट होता है नियर ब्रेन, नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा,
मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट मीन्स कि हमारे पास सीधा से समझना कि हमारे पास ब्रेन में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर नियर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास प्रेजेंट है। जब H+ और CO2 इंक्रीज होगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, क्योंकि ब्रेन में तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो H+ और CO2 का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ध्यान से समझना। दूसरी बात, हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दो जगह है, दैट मीन्स कि हमारे पास जब तुम देखते होगे कि हमारे पास कुछ इस तरीका से हम लोग हार्ट देखते हैं, हार्ट के पास कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, और वो जो ब्रांचेस हमारे पास निकलते हैं कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में हमारे पास कैरोटिड आर्टरी के पास अगर H+ और CO2 का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है, ये मैं रिसेप्टर बना रहा हूँ जो ये हमारे पास हार्ट रीजन में प्रेजेंट है, रिसेप्टर किसके लिए, H+ और CO2 के लिए। तो दो नाम दिया हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में, कैरोटिड आर्टरी और तुम्हारे पास एरोटिक आर्च, है ना। ये दो, एक आर्टरी के बारे में दिया हुआ है, कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्च। इस रीजन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इस रीजन में कीमोसेंसिटिव एरिया मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं H+ और CO2 के लिए, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास H+ और CO2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है खून में, मतलब ब्लड में अगर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो खून है हमारे पास, ब्लड है, क्योंकि ऊपर वाले रीजन में क्या होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, क्योंकि वो ब्रेन के ऊपर बात कर रहा था। पर पेरिफेरल के केस में हमारे पास क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट मीन्स कि ये सिग्नल सेंड किसको करेगा, ये दोनों कंडीशन, दैट मीन्स कि अगर हमारे ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी H+ और CO2 बढ़ रहा है और इधर भी H+ और CO2 बढ़ रहा है, तो ये दोनों सिग्नल भेजेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा को। उस केस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ ब्रीदिंग। जब रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा तो यही कंडीशंस है कि कैसे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा वर्क कर रहा है कीमोसेंसिटिव एरिया के थ्रू, कैसे H+ CO2 कंसंट्रेशन रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा रहा है। आई होप कि इस टॉपिक को तुम अच्छी तरीके से समझे थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग लास्ट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को देखते हैं, फिर चैप्टर फिनिश, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का, जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह बनते हैं जो मेडिकल में आगे यूज होंगे, तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में तुम्हारे पास 3 डिसऑर्डर है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये तीनों क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अस्थमा में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है, क्यों होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें बीजिंग साउंड निकलता है, तो क्वेश्चन से बीजिंग साउंड अगर रहेगा तो अस्थमा को टिक करना, और एग्जामिनर हमेशा बीजिंग साउंड को ऐड करता है क्वेश्चन में, तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। तो अस्थमा में सिम्टम्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसके बाद कॉजिंग बीजिंग साउंड, अफेक्टेड पार्ट क्या होगा, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं रेस्पिरेटरी जोन में, जो हम लोग डायग्राम बना के देखे थे। एम्फाइसीमा एक ऐसा डिजीज होता है जो सिगरेट स्मोकिंग का मेजर कॉज है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि हमारा ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एक बार हो गया तो लंबे समय तक ये रहता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके बाद एल्वेओलर वॉल आर डैमेज, मतलब कि जो हमारे ब्रोंकाई लास्ट में जो हमारे पास जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वेलाई बोलते हैं, जिसका हम लोग ने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, होता क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर सकता है। दैट मीन्स कि सरफेस एरिया डिक्रीज होने के बाद जल्दी तुमको लगेगा कि तुम जल्दी थक जा रहे हो। देख, एक तो फटीक होगा जल्दी, दैट मीन्स कि अगर तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो तो उस वक्त भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, जब तुम स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो तो भी तुमको प्रॉब्लम होगा, तुम जल्दी थक जाओगे। एम्फाइसीमा एक ऐसा डिजीज होता है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये लॉन्ग टाइम चलता है। अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे एल्वेओलर वॉल होते हैं, मतलब कि एल्वेलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। ये ऐसा डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि बोल सकते हो कि जो एल्वेलाई के सरफेस है वो उतना एयर को नहीं ले पाते हैं जितना एयर को लेते हैं ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ये मेजर कॉजेज होता है एम्फाइसीमा का। ये जो डिजीज है हमेशा तुमको एक फुलनेस देगा, दैट मीन्स कि तुमको लगेगा कि हमेशा तुम्हारा सांस तुम प्रॉपर ले रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा सांस रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो तुम जल्दी थक जाओगे, तुम कोई भी काम करोगे, स्टेयर पे चढ़ोगे तो जल्दी थक जाओगे। ये एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉजेज है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे तुम देखते होगे कि इंडस्ट्री वर्कर जो भी वर्क करते हैं उसको ये होता है, अगर वो मास्क पहन के नहीं करते हैं, और बेसिकली अगर ये कोई भी ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे स्टोन को तोड़ना पड़ रहा है, उसको ग्राइंड करना पड़ रहा है, उस केस में इस लेवल पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इस लेवल पे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं कि तुम्हारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स कोप नहीं कर पाते हैं उसके साथ, जिसके कारण से तुमको ये डिजीज देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो डिजीज देखने को मिलता है वो फिब्रोसिस का होता है।
दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर होता है तो लीडिंग टू फिब्रोसिस, मतलब एक फिब्रस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है अंदर में नॉस्ट्रल्स के अंदर, मतलब नेसल कैविटी के अंदर। प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यूज मिस प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रस टिश्यूज से भी तुम्हारा कभी कभार वर्ड आएगा कि ये किस में देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। प्रिवेंशन क्या करना है, हाई क्वालिटी का मास्क को यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आएगा जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कवर किए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और एक बात और याद रखो, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।